जी सुप्रभात। आज भी कुछ नए लोग हैं। आप न्यू हैं। फर्स्ट क्लास है आपका, बैठे रहिए बैठे। फर्स्ट क्लास है, ओके ठीक है सर। कल हमने जो पढ़ा, क्विकली 1 मिनट में बताते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। ये फर्स्ट चैप्टर है 6 क्लास का, मतलब आपके पॉलिटी का स्टार्टिंग है। तो डाइवर्सिटी पे हमने देखा था कि हमने कल्चर की बात करी थी सर। कल्चर कल्चर क्या होता है? कल्चर इज द हाउ यू आर कंडक्टिंग योर लाइफ, इट इज द वे ऑफ लाइफ। आपके जीवन जीने का तरीका जो होता है वो आपकी संस्कृति होती है। और जब मैं संस्कृति की बात करता हूँ या वे ऑफ लिविंग की बात करता हूँ, तो हमने कल बहुत सारे एलिमेंट्स देखे थे वे ऑफ लिविंग के। तो वे ऑफ लिविंग में हमको पता है कि भैया हमारे कपड़े पहनने का ढंग है, दैट इज वे ऑफ लिविंग। हमारा जो खाना हम खा रहे हैं वो अपना वे ऑफ लिविंग है, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान, हमारे घर कैसे बने हुए वो हमारा वे ऑफ लिविंग है। हम किस रिलीजन को मान रहे हैं वो हमारा वे ऑफ लिविंग है। हमारी कास्ट क्या है वो भी हमारा वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि कास्ट से भी बहुत सारे आपके एलिमेंट्स डिटरमाइन होते हैं कि आप क्या प्रैक्टिसेस करेंगे, कौन सा फेस्टिवल आप मनाएंगे, ठीक है। तो आपके फेस्टिवल्स भी आपका क्या है, कल्चर का पार्ट है सर। तो ये इतने सारे जो कल्चर के एलिमेंट्स देखे थे, उसमें जब मैं भारत की बात करता हूँ तो हमको पता चलता है कि बहुत ज्यादा क्या है सर, डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है सर। और उस विविधता के साथ हमने ये चीज नोटिस करी थी कि एक जनरल क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का आपकी माइंड में जो इमेज आता है वो पॉजिटिव आता है, खुशी वाला आता है या नेगेटिव आता है? तो आप ही लोगों ने मुझे बताया कि एक पॉजिटिव इमेज आता है। मतलब डाइवर्सिटी जो है, विविधता जो है, वो एग्जैक्टली साइकोलॉजिकली भी आपके माइंड के लिए ज्यादा अच्छी है। मतलब अगर आप मोनोटोनसली एक ही एक काम करते हैं ना, तो पॉसिबल है कि आप मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे। मतलब आपकी जो मानसिक मेंटल क्रिएटिविटी है, जो दिमाग की सक्रियता है, वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब आप मोनोटोनसली एक ही काम कर रहे होते हो। तो यू विल बिकम मोर क्रिएटिव इफ यू आर हैविंग अ वर्क कल्चर इन विच यू आर डूइंग सो मेनी अदर वर्क्स। इसीलिए कहते हैं कि बीच बीच में थोड़ा घूमने जाना चाहिए, है ना। कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी आपके लिए है सर, कि आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही एक सब्जेक्ट को पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, 5-5 6-6 दिन। मैंने किया था अपने टाइम में, ठीक है। मैं इतना ज्यादा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था कि मेरे को और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मैं दिन में मतलब 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो 12 घंटे पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहा हूँ सर, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ रहा हूँ, प्लेटो एरिस्टोटल सब पढ़ डाला। 4-5 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। इट हैपेंस, क्योंकि आप एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो वो मुन्ना भाई के साथ नहीं हुआ था तो उनको गांधी जी दिखने लगे थे, वैसे ही मुझे प्लेटो और एरिस्टोटल दिखने लगे थे। वो बोलते थे देखो स्टेट इज शुड बी लाइक दिस, और मैं अपने पिताजी को जाके बोलता था पिताजी स्टेट शुड बी लाइक दिस। पिताजी बोलते मेरा बेटा पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। मतलब मोनोटोनिसिटी नहीं होनी चाहिए सर। मतलब एक ही एक चीज को कंटिन्यू नहीं करना है आपको, आपको बीच में क्या करना है, ब्रेक देना है, वेरिएशन देना है। मतलब डाइवर्सिटी इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए भी डाइवर्सिटी क्या है, अच्छी है। तो मैं बात कर रहा हूँ, पहला ही चैप्टर हमारा डाइवर्सिटी था और हमने बात करी कल्चर की। कल्चर इज नथिंग बट द वे ऑफ लिविंग। कल्चर और संस्कृति की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल शब्द है। कल्चर का क्या मतलब होता है, वे ऑफ लिविंग। संस्कृति संस्कारों की कृति सर, ठीक है। मतलब आप कैसे अपनी वे ऑफ लाइफ को क्या करने वाले हो, कंडक्ट करने वाले हो, ठीक है। और उसमें हमने इतने सारे एलिमेंट देखे, और इंडिया में उन सारे एलिमेंट्स में क्या है सर, डिफरेंस है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो आप नॉर्थ से साउथ तक जाओगे तो हर 40-50 किलोमीटर में आपको भाषा बदल जाएगी सर। लोगों के बात करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों के कपड़े बदल जाएंगे, लोगों का फूड बदल जाएगा, बदलता है सर। मतलब जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं उन सब में इंडिया में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे क्या है सर, बदलाव आ जाता है। और बदलाव आ रहा है, इसका मतलब भारत में क्या है सर, विविधता है, विविधता है। हमारी सोसाइटी जो है वो हेट्रोजेनस सोसाइटी है, होमोजेनस नहीं है सर। होमोजेनस एक क्या होती है, होमो, होमो प्रीफिक्स लगा होता है, एक लगा होता है हेट्रो, ठीक है। होमो का मतलब होता है सजातीय या एक जैसा। जब चीजें सेम होती है तो उनको बोलते हैं होमो, और हेट्रो मतलब होता है अलग। तो अगर मैं होमोजीनस बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक सिमिलर टाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है। और हेट्रोजीनस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब दो डिफरेंट की बात कर रहा हूं। जैसे सेक्सुअलिटी में भी होता है सर। जैसे हम होमोसेक्सुअल की बात करते हैं, होमोसेक्सुअल मतलब दोनों सेम ही सेक्स के पर्सन है और वो एक दूसरे के साथ क्या है सर, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। जैसे गर्ल अगर गर्ल के साथ रिलेशनशिप में, जो लेस्बियन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी। और नॉर्मली अगर एक गर्ल और बॉय जो है वो रिलेशनशिप में है, जो कि सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल है, उसको कहते हैं क्या, हेट्रोसेक्सुअल सर। तो होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, वैसे ही होमो और हेट्रो का क्या होता है, वही मतलब होता है। होमो मतलब एक जैसे और हेट्रो मतलब
अलग अलग, ये प्रीफिक्स लगते हैं तो आप इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए सर, ऑनलाइन में कितने लोग हैं? सारे सुबह आता ही नहीं है कोई। ओहो, 24 लोग ऑनलाइन में, ऑफलाइन आ नहीं रहे, सब सो रहे, मैं बता रहा हूँ ना, सब उठता नहीं है कोई, रात को व्हाट्सएप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, क्यों ऑनलाइन वाले लोगों? अब एक जना बोलेगा नो सर, बोलो बोलो, है नो सर बोला ना, नो कट गया थोड़ा। तो इंडिया में सर डाइवर्सिटी है, ये हमने कल देख लिया था। क्या वर्ल्ड के अन्य देशों में इतनी डाइवर्सिटी है जितनी इंडिया में है? नहीं है सर। इंडिया तो अपने अंदर कम से कम ऐसा समझ लो कि हर एक स्टेट इंडिया में अलग देश है सर, उतना उसमें क्या है, परिवर्तन हो जाता है, विविधता आ जाती है। बट इस विविधता के साथ भी हमारे अंदर क्या है सर, एकता है, यूनिटी है। और ये एकता जो बनती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी चैलेंजिंग है कि यार हमारे, आप इंग्लैंड जाओगे, सारे लोग क्या है, इंग्लिश बोल रहे हैं सर, मोस्टली पॉपुलेशन वहां क्या है, क्रिश्चियन है, उनका खाना पीने का ढंग भी एक जैसा है। इंडिया में तो खाने पीने का ढंग भी बदल जाता है सर। दक्षिण भारत में लोग क्या खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में आओगे तो वो बुर्रा छोले भटूरे, पंजाब और दिल्ली में क्या खा रहे हैं, छोले भटूरे, राजस्थान में दाल बाटी खा रहे हैं, ठीक है, उधर बंगाल में जाओगे तो सिद्धो भात खा रहे हैं। मतलब बदलाव है, बदलाव है सर, खाने पीने में भी बदलाव है। तो इस बदलाव के साथ विश्व के अन्य देशों के लिए ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट था कि ये देश 1947 के बाद क्या करेगा सर, सर्वाइव करेगा। वो कह रहे थे टूट जाएगा सर, ये भाषा के नाम पे इनके बीच में कलह आएगा, है ना, भाषा के नाम पे लैंग्वेज बेस्ड बैरियर आएंगे सर, और इनके खाने पीने में बैरियर आएगा, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, नहीं कर पाएंगे। पर अल्टीमेटली भारत सर्वाइव किया और बहुत अच्छे से किया, बिकॉज हमारे अंदर एक एलिमेंट था सर, वो ये था कि डाइवर्सिटी तो हमारे पास थी, बट उस डाइवर्सिटी के साथ कंटिन्यूसली हमारे अंदर क्या थी सर, यूनिटी। क्या थी सर, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, कहते हैं ना सर, विविधता में एकता भारत की विशेषता। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अदर कंट्रीज में क्या होता है, यूनिटी होती है बट डाइवर्सिटी नहीं होती, डाइवर्सिटी का एलिमेंट ही नहीं है, तो उनके सामने ये चैलेंज ही नहीं आता कि भाई दो अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों के बीच में कभी कलह होगा तो उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज ही एक है वहां। तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेज है ना, कभी कन्नड़ वाले लोग और तमिल वाले लोग अगर झगड़ ले एक दूसरे से भाषा के नाम पे तो दिक्कत आएगी, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कुछ एलिमेंट सब जगह होते हैं, ध्यान रखना। ये मैं बात कर रहा हूं कि डाइवर्सिटी को आपको हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव लेके चलना है। डाइवर्सिटी पे अपनी जो ओपिनियन है, विविधता के बारे में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। चाहे वो प्री की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, चाहे वो इंटरव्यू की बात हो, आपकी पर्सनैलिटी में डाइवर्सिटी को लेके हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ओपिनियन होती है। डाइवर्सिटी के कुछ एडवर्स इंपैक्ट्स भी हैं, एडवर्स इंपैक्ट भी है सर, क्योंकि विविधता रहेगी तो लोगों की ओपिनियन में डिफरेंस आएगा और टकराव की संभावना है, और टकराव होता भी है सर। उस डाइवर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम्स भी आती है, पर आपका मेजर ओपिनियन डाइवर्सिटी को लेके क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है सर। चले, कल हमने देखा था कि रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिटी होती है सर, और जब रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिटी होती है तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं प्रिजुडिस। क्या बोलते हैं, ये वर्ड सुना है किसी ने, प्रिजुडिस के बारे में? हिंदी, पूर्वाग्रह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्वाग्रह। सर पहले से किसी के बारे में मन बना लेना कि ये वैसा होगा या ये ऐसा होगा, परसेप्शन इनका। परसेप्शन बना लेना किसी के लिए, ठीक है सर, ठीक बात है। तो यहाँ एक टर्म आ रहा है प्रिजुडिस, इस टर्म को यही समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भारत के समाज को नहीं, विश्व के समाज को समझने के लिए प्रिजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह की अगर आप संधि करोगे तो आपको पता चलेगा पूर्व और आग्रह, ठीक है। पूर्व आग्रह का मतलब है कि मैं किसी के बारे में ये एक फीलिंग, एक जो ओपिनियन है वो पहले से बना लेता हूं। इसमें आती है सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी। क्या आती है, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी का मतलब है कि मैं सुप्रीम हूं सर, और इंफीरियोरिटी का मतलब है कि सामने वाला कमजोर है, ठीक है सर। तो मैं ये एक्सेप्ट करके चल रहा हूं कि सामने वाला जो पर्सन है, या मेरा जो कल्चरल बिलीफ है, मेरा रिलीजन है, या फिर मेरा कास्ट है, या कुछ भी हो सकता है, जो भी कल्चर के एलिमेंट्स है, मेरे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा क्या है, सुप्रीम है, और रेस्ट ऑफ जो दूसरे हैं वो क्या है,
कम है, तो जब रेस्ट ऑफ कम है तो उनको आप क्या मान लेते हो, इंफीरियर, मतलब वो क्या है सर, थोड़े से छोटे हैं, और मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा है। तो अपने आप में आप जनरेट करते हो सुपीरियोरिटी और सामने वाले में जनरेट करवाते हो इंफीरियोरिटी। क्लियर सर? अब जैसे रिलीजन के बेस पे इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कैसे जनरेट होगी, एक पर्सन जो हिंदू है, उस हिंदू को अगर ये बताया जा रहा है कि सर हिंदुइज्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जब वो अपने दिमाग में ये डाल लेता है कि हिंदुइज्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द धर्म जो भी है वो हिंदुइज्म से क्या है, नीचे है सर, तो वो अपने आप को या अपने रिलीजन को क्या मानेगा, सुप्रीम, और रेस्ट ऑफ द क्या मानेगा, इंफीरियर। सिमिलरली अगर किसी मुसलमान को या इस्लाम को फॉलो करने वाले को ये बताया जाता है कि इस्लाम क्या है सर, सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, तो वो इस्लाम को श्रेष्ठ मानेगा और रेस्ट ऑफ को क्या मानेगा, लोअर मानेगा, तो खुद के अंदर सुपीरियोरिटी जनरेट करेगा और अदर के अंदर इंफीरियोरिटी। समझ में आ रहा है सर? ये जो सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा कि कल्चरल बेस्ड डाइवर्सिटी है, और हमने ये कहा कि कल्चर को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कल्चर में डाइवर्सिटी के साथ साथ हमने क्या डाला है, यूनिटी का एलिमेंट भी डाला है, मतलब सब अच्छा है। पर कल्चर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती है सर, और वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कल्चर के किसी भी एलिमेंट में, और कल्चर के एलिमेंट क्या है कल हमने देखा था, सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान आएगा सर। रोटी कपड़ा मकान मतलब आपका क्यूजीन आएगा सर, क्यूजीन मतलब जो खान पान है आपका। फिर हमने देखा था आपका क्लोथिंग आएगा सर, आएगा। फिर आपका आएगा ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब आपका जो आवास है, तीनों आएंगे सर। रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है आपके कल्चर का पार्ट। फिर क्या आएगा कल्चर में आपके, लैंग्वेज आएगा, आपका रिलीजन आएगा, फिर आपकी कास्ट आएगी सर, आएगी। ये भी आपके क्या है, कल्चर के पार्ट है। ये सब कल्चरल एलिमेंट्स है सर। देखो कल्चर के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। आपसे मैंने कल पूछा था वे ऑफ लाइफ में आप क्या आते हो, वे ऑफ लाइफ में आप खाना खाते हो ना रोज, तो क्यूजीन आता है आपका। क्यूजीन मतलब आपका जो भोजन है, ठीक है, वे ऑफ लाइफ है सर। कपड़े पहन रहे हो ना रोज, वे ऑफ लाइफ है ना सर। अब वे ऑफ लाइफ आपका जो है वो बदलता है ना पूरे देश में। आप देखोगे साउथ में लोग क्या पहन रहे सर, लुंगी पहन रहे, लुंगी पहन रहे, ठीक है। नॉर्थ में आओगे तो क्या पहन रहे सर, कुछ और पहन रहे, जींस पहन रहे। ऐसा नहीं कि साउथ में लोग जींस नहीं पहन रहे, पर बदलाव है वहां का, एक लोकल क्या है, ट्रेडिशन है सर। तो ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसके अलावा और भी हैं, वो सब आपके कल्चर का हिस्सा है। उस कल्चर में है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आप ही के दिमाग में तो आया डाइवर्सिटी को लेके पॉजिटिव थॉट आया है, पॉजिटिव। पर मैं कह रहा हूं कि इन सारे कल्चरल एलिमेंट्स में डाइवर्सिटी की वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी आती है, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रिजुडिस। और वो प्रिजुडिस कब आता है, जब इन सारे कल्चरल एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट पे आपको ये कहा जाए कि आपका वाला बेटर है और दूसरे वाला अच्छा नहीं है। समझ गए सर? या आपका वाला दूसरों से बेटर है। तो अगर मैं ये कहूं कि अपना खाना जो है वो दूसरों से क्या है, बेटर है। दाल बाटी भैया सर्वश्रेष्ठ है, दाल बाटी से बढ़िया कोई भोजन ही नहीं है। तो दाल बाटी को अगर आपने सर्वश्रेष्ठ दिमाग में डाल लिया तो डेफिनेटली जब इडली सांभर आपके सामने आएगा तो आपको कहे ये तो ठीक ठाक है, दाल बाटी का मुकाबला थोड़ी करेगा। तो आपके मन में एक सुपीरियोरिटी आ जाती है दाल बाटी के लिए, मतलब अपने क्यूजिन के लिए, और इंफीरियोरिटी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, क्योंकि ये तो कॉन्सिक्वेंस है सर, ये तो क्या है, प्रभाव है। बिकॉज ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप अपने को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली दूसरे को क्या कर रहे हो, अपने से कम ही मान रहे हो। तो सुपीरियोरिटी अगर आप अपने आप में जनरेट कर रहे हो तो आप बाकी रेस्ट को क्या मान रहे हो, इंफीरियर। और अगर अपने अंदर आप इंफीरियरिटी जनरेट कर रहे हो खुद से, तो आप रेस्ट ऑफ को क्या मान रहे हो, सुपीरियर। जैसे कई बच्चों में होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, बच्चों में होता है। बच्चे अगर पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब उनको हमेशा ये लगता है कि यार मैं बाकी लोगों से क्या हूं, कम हूं, मुझे बाकी लोगों से कम आता है। कोई पास में ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो यार उसको ज्यादा आता होगा, कोई पास में क्लास में 4 सवाल ज्यादा पूछ लिया तो उसको ज्यादा आता होगा। होता है सर, इसको कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कभी जनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आपके कॉन्फिडेंस को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। ये नहीं आना चाहिए। और अगर किसी में आता है तो वो मेरे से मिले सर, बच्चा हो तो भी मेरे से मिलवाए, उनके अंदर से इसको निकाल के ये डाल देंगे। एक्चुअली ये भी नहीं आना चाहिए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नॉट गुड। आपके अंदर एक बैलेंस ओपिनियन होनी चाहिए और एक टॉलरेंट एटीट्यूड होना चाहिए। टॉलरेंट मतलब सहिष्णुता सभी के लिए, कि सब अपनी अपनी तरीके के यूनिक होते हैं सर, एवरीबडी इज यूनिक सर, ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। तो ये जो इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, बताओ वो कहां से आएगा और क्यों आएगा? वो तभी आएगा जब आपको ये बताया जाएगा या तो आप किसी से कम है या आप किसी से ज्यादा है। अगर ब्राह्मण अपने आप को ये कह रहा है कि भाई ब्राह्मण सबसे क्या है,
सुप्रीम है, जैसा कि पहले होता था प्राचीन भारत में। देखोगे कि आपको पता चला कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी होती थी, तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को यही कहा, और अपने आप को ही नहीं बाकी लोगों को भी कहा कि सर हम क्या है, सुप्रीम है। ब्राह्मण जो है वो क्या है, सुप्रीम है। जब ब्राह्मण ने अपने आप को सुप्रीम कहा तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ जो है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो उससे क्या हो गए, इंफीरियर हो गए सर, और वो खुद क्या हो गए, सुप्रीम हो गए। पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो शूद्र है वो क्या है, इंफीरियर है। अब शूद्र को जब इंफीरियर बोला तो उसके अंदर क्या जनरेट हुआ, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं ना, किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ही एक बात बार बार नहीं बोलनी चाहिए, मजाक में भी नहीं। हमारे शब्द जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं सर। हम मजाक मजाक में भी अगर डेली किसी एक पर्सन को एक ही बात बोल रहे हैं तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन अपने आप को वही मानने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चों को, जैसे आज के टाइम में पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट हो रही है, सबको फोन चाहिए, है ना, बच्चे फोन हाथ में आ जाता है। तो पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छी एक एडवाइस होती है, आप लोगों के लिए भी है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए भी है, कि बच्चों को कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं बोलनी है। नेगेटिव कॉनोटेशन का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमको बच्चे को ये बोलना है कि तुम उस कुर्सी को वहां से वहां मत रखो, तो आपको उसको वो नहीं बोलना है, आपको उसको वो बोलना है उस कुर्सी को वहीं रहने दो। दोनों में फर्क आ रहा है समझ में। वो अगर एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है तो उसको ये नहीं बोलना है कि उसको वहां से वहां मत ले जाओ, उसको ये बोलना है उस कुर्सी को बेटा वहीं रहने दो। दोनों में क्या फर्क आ रहा है, पहली बात में आप उसको कोई काम करने से मना कर रहे हो और दूसरे में आप उसको कोई काम करने को बोल रहे हो। चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको कोई भी बात बच्चों को नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं बोलनी है, पॉजिटिव में ही बोलनी है। नहीं का यूज ना बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में करना है, पर हमारे साथ हो जाता है उल्टा। हमारे नॉर्मली पेरेंट्स या अपन सब में भी ये टेंडेंसी होती है कि हम उसको बोलते हैं मस्ती मत करो, मस्ती मत करो, मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। आपको पता है जब आप किसी बात को नहीं करने के लिए कहते हो ना, वो जनरेट करता है क्यूरियोसिटी। क्या जनरेट करता है, क्यूरियोसिटी, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बच्चा उस काम को करे। इसीलिए आपको नहीं में किसी बात को नहीं बोलना है, और ये मुश्किल काम है। इसके लिए आपके अंदर एक क्या होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अभी अगर पेरेंट्स को आप बोलोगे इस तरीके की चीज या कोई भी जो अपब्रिंगिंग कर रहा है बच्चों की, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में सारे नेगेटिव कॉनोटेशन वाली बातें कर रहे हैं, तो बच्चों के कैसे पॉजिटिव कॉनोटेशन वाली बात करेगा। बात समझ में आई। तो वैसे ही होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली किसी पर्सन को एक ही एक बात बोलते हैं तो उसके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ शायद मैं ऐसा ही हूं यार, हाँ शायद मैं ऐसा ही हूं। जैसे अगर क्रिमिनल को कंटिन्यूसली क्रिमिनल क्रिमिनल बोलते रहेंगे तो वो हार्डकोर क्रिमिनल बन जाएगा, और क्रिमिनल को ये बोलेंगे कि नहीं तुम अच्छे इंसान हो, नहीं तुम अच्छे इंसान हो, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर वुड बी अ लिटिल चेंज इन देयर माइंड फ्रेम। इसीलिए बोलता है, इसीलिए कहते हैं कि आपको कहते हैं ना पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए, वो इसलिए बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों को भी पॉजिटिव बोलना है और अपने आप को भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने। आप जब कभी भी अपने शेड्यूल की लिस्ट बनाते हैं सर, तो शेड्यूल की लिस्ट में कभी ये नहीं लिखना है कि ये मेरे को नहीं करना है। कहते हैं ना, जैसे मैं शेड्यूल बना रहा हूं या मेरा रूल बना रहा हूं तो मैं उसमें लिख रहा हूं मेरे को सोशल मीडिया नहीं चलाना है। आपको ये लिखना ही नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं चलाना है, आपको ये लिखना है कि सोशल मीडिया अगर नहीं चलाना है तो मुझे उस टाइम में करना क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसकी लिस्ट बनाओ, क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट नहीं बनानी, क्योंकि नहीं करना की लिस्ट बनाओगे ना तो नहीं करने वाली चीजों को भी रोज देखोगे। देखोगे, आंखें बंद करो सब लोग, आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, बंद करो ना, आंखें बंद ही नहीं है, 4 लोगों की आंखें बंद नहीं, करो आंखें बंद। महात्मा गांधी के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, नहीं सोचना है कि बापू चश्मा पहनते थे, नहीं सोचना है कि बापू जो है वो हजारों लोगों के साथ पैदल चलते थे, नहीं सोचना है कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे, नहीं सोचना है। खोलो आंखें, क्या आ रहा था दिमाग में, हर वो चीज आ रही थी जो मैंने बताई। मैं तो मना कर रहा था, फिर क्यों आ रही थी। दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। इसीलिए नेगेटिव कॉनोटेशन में चीजें नहीं करनी है, पॉजिटिव में करनी है। और रोज अगर उस लिस्ट को देखोगे जो आपको नहीं करना है तो वो आप उसकी तरफ और क्या हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो सकता है 4 दिन 5 दिन नहीं करोगे, पर 6-7वें दिन वापस घूम के वो नो वाली चीजें करने लग जाओगे। इसीलिए जो करना है उसकी तरफ ध्यान देना है और जो नहीं करना है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपको पता है दुनिया में इतनी वेल्थ डिस्पैरिटी क्यों है, क्यों जो पैसे वाला है वो बहुत पैसे वाला है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है।
क्यों? जो सफल है वो कंटिन्यू सफल हो रहा है, जो नहीं सफल हो रहा है वो हो ही नहीं रहा है सर। ऐसा होता है ना। एक पर्सन है सर, 12th के बाद आईआईटी दिया, ऑल इंडिया रैंक 18, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 18 आईआईटी में, पहले अटेम्प्ट में 12th के साथ ही। आईआईटी कानपुर से क्या किया? बीटेक किया। बीटेक के तुरंत बाद कैट का एग्जाम दिया, 99 परसेंटाइल आ गए कैट में, ठीक है। आईआईएम लखनऊ से क्या कर लिया? एमबीए कर लिया सर। कैट आईआईएम एमबीए करेंगे, मतलब इंडिया के दो बड़े एग्जाम, कैट भी बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है, और आईआईटी भी बहुत बड़ा एग्जाम है। आईआईटी, और एक मिनट, 12th में भी मेरिट में था पर्सन, 96%, 12th में 96%। 12th के बाद आईआईटी भी इंडिया की अच्छी आईआईटी, आईआईटी कानपुर, उसके बाद आईआईएम लखनऊ, उसके बाद बंदा फॉरेन चला गया 4 साल जॉब करने, फॉरेन में बहुत अच्छे पैकेज पे, आई थिंक उस समय की बात है, आज से 10-12 साल पुरानी, उस समय बंदा मतलब 35-40 लाख के पैकेज पे था सर, ठीक है। उसके बाद इंडिया आता है 4 साल कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद, पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है और पहले ही अटेम्प्ट में उसका रैंक आता है करीब आई थिंक 152 के आसपास, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक, ठीक है। आईपीएस ज्वाइन करता है, आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है, फिर से आईएएस का एग्जाम देता है और ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1। नाम क्या है? गौरव अग्रवाल। गौरव अग्रवाल 2013 का चेक करना जाके, ठीक है, 2013 गौरव अग्रवाल चेक करना, यूपीएससी रैंक 1 सर, ठीक है। ईरा सिंघल 2014 में फर्स्ट रैंक थी और उनके पहले गौरव अग्रवाल फर्स्ट रैंक थे 2013 में। अब गौरव अग्रवाल साहब की जर्नी आप देखो, 12th में टॉपर है, आईआईटी से बीटेक कर लिया है, उसके बाद आईआईएम चले गए हैं सर, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए कहीं, आई थिंक हांगकांग या कहीं जाके, 4 साल वहां कॉर्पोरेट जॉब कर ली सर। उसके बाद इंडिया आए और इंडिया आके क्या किया सर? यूपीएससी का एग्जाम दिया विदाउट कोचिंग, विदाउट कोचिंग, कोचिंग ज्वाइन करी, 1 महीने में छोड़ दी कि मेरे को शायद कोचिंग नहीं सेट कर रही है, विदाउट कोचिंग एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बन गए, ट्रेनिंग करते करते फिर से दिया और ऑल इंडिया रैंक 1 और आईएएस। अभी राजस्थान कैडर में है सर, अभी राजस्थान कैडर में है, अभी कलेक्टर है किसी डिस्ट्रिक्ट के, अरे समझ में। अब इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आता है जो कपिल देव ने बोला था। कपिल देव ने क्या बोला था उस मूवी में, 83 मूवी देखिए, उसमें बोला था टेस्ट द सक्सेस वंस द टंग वांट्स मोर। अगर आप सफलता को एक बार छूते हो, ये सफलता का स्वाद एक बार लेते हो, तो बहुत संभावना है कि वो आप बार बार सफल होने के लिए क्या करोगे? क्रेविंग होगी आपके अंदर से, ठीक है। अब ये क्रेविंग जनरेट करने के लिए एक बार तो सफल होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार वो तो बोल दिया उन्होंने कि टेस्ट द सक्सेस वंस टंग वांट्स मोर, पर मैं पहली बार सक्सेस तो आईएएस में ही चाह रहा हूं, तो मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा, है ना? मैं आईएएस बन जाऊंगा, उसके बाद मैं और सफलता पाऊंगा, ऐसा भी आता है दिमाग में। तो मैं सक्सेस को ढूंढूं कहां? कौन सी सक्सेस जो है वो मुझे कंटिन्यूसली मेरा हैबिट बनाएगी, मेरा माइंडसेट बनाएगी कि मुझे जीतना है, होना चाहिए ना सर। ये कैसे पता चलेगा? ये होता है कि आपको जो आपकी सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, उसको क्या करना होता है? डिकोड करना होता है, और डिकोड करके डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट का क्या मतलब है? आईएएस का एग्जाम कब है? 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, कई लोगों का 3 साल बाद भी है सर। तब से पहले आपके जीवन में कोई एग्जाम नहीं है क्या? है सर, है। इस 3 साल को डिकोड करो 1 साल में, 1-1 साल के 3 साल, फिर उस फर्स्ट 1 साल को डिकोड करो 6-6 महीने, फिर 6 महीने को डिकोड करो 1-1 महीना 6 बार, फिर 1 महीने को डिकोड करो तो 1 सप्ताह, और 1 सप्ताह को डिकोड करो तो 1 दिन, 1 दिन को डिकोड करो तो 24 घंटे, 24 घंटे को डिकोड करोगे तो पढ़ाई के 8 घंटे, पढ़ाई के 8 घंटे डिकोड करो तो पढ़ाई का 1 घंटा। उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते करते 1 घंटे पे ले आओ, इस 1 घंटे पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप डिसाइड करो कि हाँ, मुझे इस 1 घंटे में कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है और मुझे प्रयास करना है कि मैं इतना चैप्टर क्या कर लूं, समझ लूं। 1 घंटे पहले जो तय किया, अगर 1 घंटे बाद आपने उसको अचीव कर लिया, इसका मतलब उस 1 घंटे में आप क्या हो गए? सफल हो गए। यू टेस्ट द सक्सेस वंस, नाउ द टंग वांट्स मोर। अब आप अगले 1 घंटे में बीच में गैप लेके फिर 1 घंटा पढ़ोगे, वापस से सक्सेसफुल होना है। 8 घंटे का अगर सुबह सोचा है तो 8 घंटे पढ़ना है और रियलिस्टिक गोल बनाना है। 8 घंटे यूं नहीं पहले दिन 8 घंटे पढ़ने लग जाओगे, नहीं। जो पढ़ रहा है ऑलरेडी दैट्स गुड थिंग, जो नहीं पढ़ रहा है अभी से वो क्या करेगा?
3 घंटे टारगेट बनाओ, पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट आप बना रहे हो उस टारगेट को पालो सर, क्योंकि अचीव करोगे तो सक्सेस मिलेगी। और अगर फेलियर हो जाएगा कि सुबह उठ के सोचा कि 3 घंटे पढ़ना है और शाम तक अगर एक भी बार किताब टच नहीं करी, तो आपने अपने आप को क्या किया, यहाँ पे फेल किया। ये नहीं करना है आपको। इसीलिए कहते हैं कि टारगेट रियलिस्टिक बनाओ, कम बनाओ। 12 घंटे का टारगेट मत बनाओ जो शाम तक पूरा ही नहीं हो, ठीक है। एटलीस्ट इस टाइम में क्या करो, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। 1 घंटा बनाओ, 1 घंटा पढ़ो सर। 2 घंटे का बनाओ, 2 घंटा पढ़ो। मैं कह रहा हूं 1 घंटे का बनाओगे और 1 घंटा पढ़ लोगे ना, अगला 1 घंटा आप अपने आप पढ़ोगे। अपने सेट टारगेट से ज्यादा अचीव करना आपके लिए क्या है, सफलता है। और ये सफलता अगर डेली अचीव कर रहे हो तो साप्ताहिक अचीव कर रहे हो, साप्ताहिक कर रहे हो इसका मतलब मंथली कर रहे हो, और मंथली कर रहे हो इसका मतलब 6 मंथली, और 6 मंथली कर रहे हो मतलब ईयरली। तकलीफ हमारी ये हो जाती है कि हम बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और हमें लगता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस पे कैसे चढ़ेंगे। यू डोंट नीड टू लुक एट द टॉप, जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। अचीव दैट, देन लुक एट द नेक्स्ट, अचीव दैट, लुक एट द नेक्स्ट। दिस इज योर जर्नी। पूरी यूपीएससी की जर्नी ऐसी है सर, पूरी सिविल सर्विसेज की जर्नी ऐसी है, पूरी सीजीपीएससी की जर्नी भी ऐसी है, ठीक है। आप नीचे से टॉप को मत देखो, और टॉप को देखने पे ये होगा कि हाँ आप हो सकता है एक बार थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, पर वापस क्या हो जाएगा, फॉल आएगा। तो डिसिप्लिन बनाना है और एक एक स्टेप चढ़ना है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। ये स्टोरी आप पढ़ेंगे गौरव अग्रवाल की जाके, बताया जो मैंने अभी, IIT, IIM, देन कॉर्पोरेट जॉब, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देन कम टू इंडिया, बिकमिंग IPS, फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट कोचिंग, देन अगेन विदाउट कोचिंग ऑल इंडिया रैंक 1। ये क्यों हो रहा है पता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी मन को क्या बना लेते हैं, जीतने वाला बना लेते हैं, ठीक है। विराट कोहली क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली, और बाकी प्लेयर्स, और भी तो विराट कोहली के कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स हैं, विराट कोहली को बाकी प्लेयर्स से अलग क्या बनाता है बताए, उनका इनर स्ट्रेंथ। क्या बनाता है, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ मतलब मन से अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाया। और वो मन को स्ट्रांग बनाना एक दिन में नहीं होता है कि हाँ सोच लिया और बन जाएगा, नहीं, उसको बनाने में समय लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल बताता हूँ विराट कोहली का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, ठीक है, इंडिया कहाँ गई थी, ऑस्ट्रेलिया। टूर चल रहा था, आई थिंक 2014-15 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगा, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है, सुबह 4:30 बजे की बात है, ठीक है, सुबह सॉरी, रात को 8-8:30 बजे की बात है। वसीम अकरम, वहां एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो कमेंट्री कर रहे थे, तो वसीम अकरम होटल से बाहर जा रहे थे, जिस होटल में टीम इंडिया रुकी हुई उसमें वसीम अकरम भी रुके हुए थे। तो वसीम अकरम 8:30 बजे किसी एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जा रहे थे, ठीक है। तो वो गए 8:30 बजे, तो उन्होंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पे जिम है और जिम ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें पूरा जिम खाली है, आपको एक पर्सन नजर आ रहा है, कौन है वो, विराट कोहली। 8:30 बजे विराट कोहली उनको जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। वो पार्टी में चले गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि पार्टी में बहुत लेट हो गया और मैं वापस जब आया तो मुझे सुबह के 4:30 बज गए थे, ठीक। उन्होंने बोला जब मैं होटल में एंटर कर रहा हूं, फिर से मेरी निगाह जिम की तरफ जा रही है, पूरे जिम खाली है और मुझे एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, विराट कोहली। रात को वर्कआउट करके सोया है वो बंदा, 8:30 बजे वर्कआउट वो कर रहा होगा तो 9, 9:30 सोया होगा, सुबह 4:30 बजे वो वापस नजर आ रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि वो नजर आ रहा है, मुद्दा ये है कि बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है। जब उस व्यक्ति में इस लेवल का डिटर्मिनेशन है, इस लेवल का वर्क एथिक है अपने अचीवमेंट्स को लेकर, कुछ पाने को लेकर, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति, आप जितना इनपुट डालोगे प्रकृति आपको उससे डबल क्या देगी, आउटपुट देगी, बशर्ते कि आप इनपुट डालो अपनी ईमानदारी से। आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, प्रकृति यूनिवर्स आपको देने में उसके हिस्से की ईमानदारी रखेगा, ठीक है सर। इसीलिए मेहनत तो करनी है। और मैं कह रहा, आप एंटर कर रहे हो ऑडिटोरियम में और आपका नाम आता है, आप एंटर करते हो और 2000 लोग खड़े हो जा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं आपके लिए, इसको तो अर्जित करना पड़ेगा सर। इसको क्या करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। ऐसे तो ताली नहीं बजाएंगे लोग, वो जो रेस्पेक्ट में खड़े होंगे ना, और जो एस्पिरेंट्स में आपके लिए पागलपन होना चाहिए। आज अगर ऑल इंडिया रैंक 1, अभी ईशिता किशोर लास्ट ईयर जो यहाँ पे वो हुआ था, आपने GIS के पैम्पलेट में उनका फोटो भी देखा होगा, ठीक है। जब यहाँ पे इवेंट हुआ था दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, करीब 2000 बच्चे वहां बैठ सकते हैं। 2000 बच्चों में करीब 1800 एस्पिरेंट होंगे, बाकी दूसरे लोग होंगे, पेरेंट्स वगैरह, ठीक है।
जब इशिता किशोर की एंट्री हो रही है ऑल इंडिया रैंक 1 की, तो सारे लोग खड़े होके करीब करीब 2 ढाई 3 मिनट तक ताली बजाए, कोई बैठा ही नहीं। दैट्स द रेस्पेक्ट शी अर्न। किस्मत से नहीं मिली उनको, उन्होंने उसको क्या किया है सर, अर्न किया है, अचीव किया है। तो वो जो रेस्पेक्ट, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए इज्जत से ताली बजाए रेस्पेक्ट के लिए, अरे यार, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, अर्न करना पड़ेगा। इसलिए अपने हिस्से की ईमानदारी, अपने हिस्से की मेहनत के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, और मेहनत करनी पड़ेगी। रोने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग रोते हैं, अरे मेरे जीवन में ये नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, सबके जीवन में, ठीक है। किसके पास पैसा है उसके जीवन में शांति नहीं है, किसी के पास शांति है उसके पास पैसा नहीं है सर। अमीरों की अलग प्रॉब्लम, गरीबों की अलग प्रॉब्लम, मिडिल क्लास की अलग प्रॉब्लम, सबके जीवन में समस्या है, और वो समस्याएं आज है, कल भी रहेगी और हमेशा रहेगी। मतलब जो समस्याएं रहने ही वाली है, तो उनकी वजह से अपने आज को क्यों बर्बाद करना, नहीं करना है ना, ध्यान रखना सर। इसीलिए मेहनत करनी है, और इतनी करनी है कि खुद के अंदर से भी आवाज आए कि यार नहीं, वास्तविकता में तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है। मेहनत से नहीं घबरा, जो मेहनत से घबराएगा ना, किस्मत के भरोसे तो नहीं होगा यूपीएससी सिविल्स, नहीं, ठीक है। मेहनत करनी है और अपने आप को वैसा बना लो, ठीक है। और वो जो सिनेरियो है ना, उसको दिमाग में रखो हमेशा कि हाँ मेरी एंट्री है, और 2000 लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। और सोच के देखो कि उन दो में अगर आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं, आपके किड्स किड्स बैठे हैं, उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस इमेजिन करके देखो एक बार, अपने पेरेंट्स का, अपने किड्स किड्स का, अपने एक्विंटेंस वाले लोगों का, ठीक है। दैट वुड बी द डे यू विल अचीव योर ड्रीम्स। वो होगा सर, ठीक है। इसको सामने लेके चलो, आप कभी भटकोगे नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। चले चले शुरू करें वापस, ठीक। मोटिवेशन लेक्चर खत्म, वापस क्लास पे आते हैं। मोटिवेशन भी जरूरी है। हाँ, तो मैंने कहा सर ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, इस कल्चरल डाइवर्सिटी में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मैं कह रहा हूं नेगेटिव भी है। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप अगर अपने कल्चर के एलिमेंट को बेटर बताते हो और अदर वाले को क्या बताते हो सर, इंफीरियर बता देते हो, तो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी जनरेट होना क्या है, स्वाभाविक है। और जब ये हो जाता है स्वाभाविक, तो फिर आप मन में ही सोच लेते हो कि मैं सुपीरियर हूं और अगला वाला क्या है, इंफीरियर है, और आप उससे कुछ कुछ बातों को क्या करने लगते हो, जोड़ने लगते हो, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, प्रिजुडिस, इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह, कि आपने पहले से अज्यूम करके रखा। एक हिंदू पहले से अज्यूम करके अगर रख लेता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, एक मुस्लिम पहले से अगर अज्यूम कर ले कि हिंदू ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। ये सभी में नहीं होता, पर कुछ लोगों में होता है ऐसा। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को हम लोग इंजॉय करते हैं सर। कितना अच्छा है डाइवर्सिटी का मामला यार। सुबह आपके पास, अगर आप भारत के हर स्टेट का अगर नाश्ता करना स्टार्ट करो, तो आप 1 महीने तक रोज अलग अलग नाश्ता कर सकते हो, सुबह कर सकते हो। फूड में डाइवर्सिटी। अगर आप कपड़े पहनना स्टार्ट करो, आप रोज अलग अलग कपड़े पहन सकते हो, पहन सकते हो। अगर आप रिलीजन फॉलो करना स्टार्ट करो, तो हर दिन एक रिलीजन, एक सप्ताह का, एक दिन हिंदू, एक दिन मुस्लिम, एक दिन ईसाई, बन सकते हो ना, अगर आप चाहो तो, उसकी प्रैक्टिस फॉलो करना चाहो तो। दिस इज द ब्यूटी। बट देर आर प्रॉब्लम्स। कब, जब आप एक को सुपीरियर और एक को इंफीरियर बताएंगे कि यार मेरा बेटर है, मेरा बेटर है। ब्राह्मण्स बोल दिए कि हम सुपीरियर है, तो अनटचेबल और शूद्र क्या हो गए, इंफीरियर हो गए। हुआ सर। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्म के बीच में आएगा, ये विद इन द धर्म भी आएगा, धर्म के अंदर भी तो आ रहा है। ये जो आपने कास्ट पिरामिड देखा, वर्ण वाला, कल देखा था वर्ण वाला पिरामिड। वर्ण वाले पिरामिड में हमने देखा कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है वर्ण में, फिर अनटचेबल्स तो बिल्कुल बाहर ही आ रहे हैं इससे, शूद्र उनके ऊपर आ रहे हैं। शूद्र के ऊपर कौन आ रहा है, वैश्य आ रहे हैं, फिर क्षत्रिय आ रहे हैं, फिर क्या आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं सर, ठीक है। तो ये जो आप पहले से अपने मन में विचार बना लेते हो किसी अन्य, आप रेस्ट ऑफ के प्रति, रेस्ट ऑफ मतलब जो दूसरे बच गए हैं, तो उसको कहते हैं क्या, प्रिजुडिस। क्या कहते हैं सर, प्रिजुडिस। और ये प्रिजुडिस जो है, अब देखो प्रिजुडिस के आगे क्या शब्द यूज होता है, ध्यान रखना। आप पढ़ोगे कहीं पे आपको मिलेगा कास्ट बेस्ड प्रिजुडिस। क्या मिलेगा, कास्ट बेस्ड प्रिजुडिस, मतलब जाति के आधार पर पूर्वाग्रह। मतलब आपका जो पूर्वाग्रह है, आपका जो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी आ रहा है, वो किस आधार पे आ रहा है, कास्ट के बेस पे। और कास्ट के बेस पे जैसे राजपूत कह रहे हैं कि भाई हम ऊपर हैं, ऊपर है, और रेस्ट ऑफ को क्या कह रहे हैं, वो नीचे है।
तो ये जाति के आधार पे आया। तो आपका जो पूर्वाग्रह है वो किसी भी आधार पे हो सकता है, वो कास्ट के बेस पे हो सकता है, सिमिलरली वो रिलीजन के बेस पे हो सकता है, वो लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है सर। हमारी भाषा ज्यादा अच्छी है सर, आपकी कम अच्छी है, तो वो क्या हो गया, पूर्वाग्रह हो गया, हुआ। तो पूर्वाग्रह जो है, प्रेजुडिस जो है, वो किसी भी बेस पे हो सकता है। इसीलिए आपको हर जगह देखने को मिलता है कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस, रिलीजन बेस्ड प्रेजुडिस, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड, और ओवरऑल बोलोगे तो कल्चरल प्रेजुडिस। ठीक है सर, चलो, तो प्रेजुडिस समझ में आया। और इस प्रेजुडिस की वजह से ही कई बार मामला हाथ से अगर निकल जाता है तो आपके सामने पैदा होती है टकराव की स्थिति। क्या पैदा होती है, टकराव की स्थिति। टकराव होता है सर, और टकराव के साथ साथ आपको एक चीज और देखने को मिलती है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। सर कल बताया था, भेदभाव मतलब, भेद मतलब डिफरेंस, भाव मतलब इमोशन। मतलब आप अपने आप को अदर से क्या कर रहे हो, डिफरेंट मान रहे हो, उसका एक इमोशन है आपके अंदर, दैट इज भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो पर्पज है सर, या डिस्क्रिमिनेशन का जो रीजन है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है सर, डाइवर्सिटी है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होती, अब जैसे सारे क्रिश्चियन है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अब क्रिश्चियन है तो सब अपने आप को क्या मान रहे हैं, सब क्रिश्चियन है सर, तो उनके बीच में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्योंकि सारे क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन के साथ साथ अगर उस कंट्री में हिंदू भी है, और अगर क्रिश्चियंस अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं तो हिंदूज को इंफीरियर मान रहे हैं। और जैसे ही सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी आएगी, वैसे ही पिक्चर में क्या आएगा, प्रेजुडिस आएगा। और प्रेजुडिस आया तो और कौन पिक्चर में आएगा, डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो सर। कल्चरल से डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बाद, डाइवर्सिटी पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम, विविधता समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब आप क्या करते हो सर, प्रेजुडिस क्रिएट करते हो, या फिर अपने आप को सुपीरियर या इंफीरियर बताते हो। जब सुपीरियर इंफीरियर हो जाते हो तो आपके बीच में आता है डिफरेंस, प्रेजुडिस क्रिएट करते हो, और प्रेजुडिस के बाद आएगा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है सर। अब आप देखते हो कि जातिगत भेदभाव भारत में बहुत है सर, होता है, बहुत जगह हो रहा है। सरकार के हिसाब से या कानून के हिसाब से वो अलाउड नहीं है, और हो तो रहा है, होता है सर। गांव में अभी भी होता है, गांव में क्या शहरों में भी होता है। तो ये भेदभाव क्यों हुआ वो हमने कल देखा था सर, कल देखा था सर। ये आपका कास्ट, ये आपका क्या है, वर्ण वाला पिरामिड है। वर्ण में यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं सर, यहाँ कौन, क्षत्रिय, यहाँ वैश्य, यहाँ शूद्र, और यहाँ नीचे कौन है, अनटचेबल। अनटचेबल तो उस बाहर ही है इस पिरामिड से। और ये आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर है। अब देखो कि इंडिया में कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस है सर, कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस एग्जिस्ट करता है इंडिया में। इसीलिए आपको क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन विद इन द रिलीजन हो रहा है, तो आपको अपने आप को कन्फाइन करके नहीं रखना है कि रिलीजन के बीच में हो रहा है, नहीं, विद इन द रिलीजन भी हो रहा है। हिंदुइज्म के अंदर हो रहा है, ऐसे ही जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, वैसे मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम है सर, वैसे सिखिज्म में भी कास्ट सिस्टम है, जैनिज्म में भी कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम सभी में है सर, ऐसा नहीं कि वहां सब ठीक चल रहा है, नहीं, सिख कम्युनिटी में भी कास्ट सिस्टम है सर, ठीक है, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होता है। मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम है, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होता है। हिंदुइज्म में तो है ही, ऐसा नहीं कि वो लोग अलूफ हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, हिंदुइज्म में है, इस्लाम में भी है, और सिखिज्म में भी है, सारे रिलीजन्स में है, ठीक। क्रिश्चियनिटी में भी है, देयर इज अ कास्ट सिस्टम इन क्रिश्चियनिटी आल्सो, बट उसका प्रेवलेंस उतना नहीं है जितना हिंदुइज्म और इधर मिलता है, ठीक है सर। तो आपको ये समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा टॉपिक है, और ये आप आगे सामाजिक क्या बोलते हैं, भारतीय समाज पढ़ोगे ना, इंडियन सोसाइटी, उसके अंदर पढ़ेंगे। ये इतना सारा नॉलेज सर छठी क्लास की बुक में था, और अभी तक 2 चैप्टर पढ़े। किसमें था सर, छठी क्लास की बुक में था। तो आपको क्या लगता है, पढ़ लेना था उस समय है? कितनी सारी चीजें हमने पढ़ी ना 2-3 दिन में, ठीक है सर। अब इन चैप्टर्स को देखें, अंदर में क्या है, गवर्नमेंट बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों चैप्टर को देख लें थोड़ा सा। और आप में से मैंने कल काम दिया था इन ये चैप्टर पढ़ने, किस किसने पढ़े आपने, आपको कुछ मिला अंदर, कहानी मिली समर ए और समर बी की, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं आपको कि देखो आप फाउंडेशन में हो सर, आपके पास समय है, और जिन लोगों के पास समय है उनको मैं यहां जो काम दे रहा हूं वो जाके जरूर करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे ये वाला काम ना तो पकड़ में आएगा। बाकी समझ में मैं कह रहा हूं सब आ जाएगा, आज क्लास में मैंने पढ़ाया समझ आ गया, 3 दिन बाद भूल जाओगे। और वो भूलोगे कब नहीं, जब आप जाके वापस क्या करोगे,
रिवाइज करोगे, ठीक है सर, भूलना नहीं है। बिल्कुल हो सर सकता है, यस यस, वेट फॉर मोमेंट, वेट वेट। हाँ, ये एजुकेटेड एनएजुकेटेड में हो सकता है, पर एजुकेशन भी तो आपका कल्चर का एलिमेंट है, एजुकेशन भी तो कल्चर का एलिमेंट है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ कल्चरल एलिमेंट्स के बेस पे ही होगा, पर कल्चर एक बड़ा डोमेन है ना, सब आ जाता है उसमें, एजुकेशन आता है ना। आप नहीं देखा पढ़ा लिखा आदमी कम पढ़े लिखे के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता क्या? करता है सर, करते ही है। नॉर्मली ये होता है कि जो एजुकेटेड आदमी है उसको अच्छा जॉब मिल जाएगा, मिल जाएगा, नॉर्मली होता है। और जो कम एजुकेटेड है वही उसको जॉब दे रहा है, ये भी होता है, कई बार होता है। जो कम एजुकेटेड है वो क्या बनता है, बिजनेसमैन बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं सर, और वो उन्हीं को जॉब दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। पर नॉर्मली मेजोरिटी में ये मिलता है कि वो कोई और जॉब कर रहा होता है, जैसे कोई पानीपुरी बेच रहा है सर। अब जो पानीपुरी बेच रहा है वो अपने स्किल्स के हिसाब से काम कर रहा है सर, वो काम छोटा है क्या? नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, समाज के दृष्टिकोण से काम छोटे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको यहां समझनी है। देखो, ये जो आपने कास्ट बेस्ड पिरामिड देखा, इस कास्ट बेस्ड पिरामिड में क्या हो रहा था कि सामाजिक दृष्टिकोण से, सोसाइटी के दृष्टिकोण से ब्राह्मण्स क्या थे, सबसे सुप्रीम थे सर, और शूद्रास क्या थे, सबसे लोअर माना जा रहा था, और अनटचेबल्स उनके भी बाहर, पूरे इस सिस्टम से ही बाहर। समाज ने, या ये जो डोमिनेंट या जो क्या बोलते हैं पावरफुल सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में ब्राह्मण लोगों का काम क्या था? वेद पढ़ना सर, वेदास रीडिंग हो गया, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक क्षमता। ब्राह्मण्स का काम क्या है सर? बौद्धिक क्षमता का विकास कराना समाज में, ये उनका काम है, ठीक है। इस काम को आपने सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्या दिया? सबसे ज्यादा महत्व। और जब आपने इस काम को सबसे ज्यादा महत्व दिया, और उसके बाद नीचे कौन आ रहा है? क्षत्रिय आ रहे हैं। क्षत्रिय का काम क्या है सर? मस्कुलिनिटी, युद्ध करना है, देश को बचाना है। उस काम को आपने ब्राह्मणों के काम से थोड़ा सा कम क्या दिया? महत्व दिया। फिर आते हैं कौन? वैश्य आ रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं सर, तो उनको थोड़ा सा और क्या कम महत्व दिया। शूद्रास क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं सर, सेवा काम कर रहे हैं, उसको और क्या दिया? कम महत्व दिया। और अनटचेबल्स को तो आपने बिल्कुल क्या दिया? एकदम वो वाले काम दिए जो आप सबसे इंफीरियर मान के चलो। मरा हुआ जानवर है तो बोल रहे हैं आप लोग उठाओ सर, है ना। सफाई करनी है तो सर आप लोग करो सर, है ना। इस पूरे में क्या समझ आता है कि सामाजिक रूप से आपने कामों को बांट दिया, बांटा। और जब काम को आपने बांटा है तो जो काम ब्राह्मण्स कर रहे हैं सबसे ऊपर में, उस काम को आपने सोसाइटल वैल्यू भी क्या दी सर? ज्यादा दी। और जब सोसाइटल वैल्यू ज्यादा दी, समाज में जिस काम को उच्च दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, उसका सीधा सीधा संबंध किससे हो गया सर? उसके आर्थिक दृष्टिकोण से भी हुआ सर। जो सामाजिक दृष्टिकोण में ऊपर माना जा रहा है काम, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपने आर्थिक दृष्टिकोण से भी क्या किया सर? ऊपर माना। तो जब सोशली वो ऊपर है तो इकोनॉमिकली भी क्या है? ऊपर है सर। सामाजिक में ऊपर है तो इकोनॉमिकली भी क्या है सर? ऊपर है सर, है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप जब अधिकारों की बात करेंगे हम आगे जाके, तो सोशल और इकोनॉमिक दोनों को मोर और लेस एक साथ देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? एक साथ। और कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक राइट, आपके सामाजिक और आर्थिक अधिकार एक साथ बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आपका सोशल स्टेटस डाउन रहा है अतीत में, तो संभावना है कि आपका आर्थिक स्टेटस भी क्या रहा होगा सर? डाउन रहा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं सर, है जुड़े हुए। और लोगों को आर्थिक रूप से अगर ऊपर उठाना है तो कहीं ना कहीं उनको सामाजिक रूप से ऊपर उठाना भी जरूरी है। तो ये काम को आपने इस तरीके से देखा। अब जो काम अनटचेबल कर रहे हैं, मरा हुआ जानवर उनको उठाने के लिए कहा गया, वो काम उन्होंने किया, उनको 5 रुपए दे दिए सर, 10 रुपए दे दिए। यहां अगर कोई काम करने के लिए ब्राह्मण्स आए हैं, उनको स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं सर, दे रहे होता है, ऐसा होता था सर। अब बदल गया ना, अब तो संविधान से चल रहा समाज। पहले जब इस हिसाब से चलता था तब ये समस्या आती थी सर। तो जब स्वर्ण मुद्राएं उनको मिल रही है तो डेफिनेटली उनका सामाजिक तो बढ़ा ही हुआ है, इज्जत से देखा जा रहा है, सोसाइटल स्टेटस अच्छा है, और आर्थिक भी अच्छा है, क्योंकि उनके काम को क्या मिल रहा है सर? सोशल वैल्यू मिल रहा है। इस काम को हीन भावना से देखा जा रहा है, इस काम को हीन भावना से देखा जा रहा है। इसीलिए इस काम के साथ जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है वो भी क्या है? कम है।
तो सामाजिक रूप से तो आप पिछड़े हुए हो, पर आर्थिक रूप से भी आप क्या हो, पिछड़े हुए हो। बात समझ में आ रही? आज जो कंट्री की टोटल गरीबी है, उस टोटल गरीबी में आप देखोगे कि एससी और एसटी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है सर, क्योंकि सामाजिक रूप से तो वो सालों तक पिछड़े रहे, पर अब ये आलम है कि वो आर्थिक रूप से भी क्या थे सर, पिछड़े ही थे। अब धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, पढ़ेंगे इन सब के बारे में, उनसे क्या हो रहा है सर, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो आप इन दोनों को हमेशा क्या करके हुए चलेंगे, जोड़ के चलेंगे। अब जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं, आपने बोला कि क्या एजुकेशन के बेस पे भी होता है सर डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, होते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि भारत में अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ के, अगर कोई हरिजन संप्रदाय का व्यक्ति है, बहुजन संप्रदाय का व्यक्ति है, और वो काम कर रहा है सुबह सफाई का कर रहा है सर, तो उसको सामाजिक रूप से हीन दृष्टि से देख रहे हैं लोग, क्योंकि आपने उस काम को छोटा बनाया सालों से। आपने मान के चले कि सफाई करने का काम क्या है, छोटा है, जबकि आप तो गंदगी कर रहे हैं, वो तो क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है, तो उसका काम बड़ा होना चाहिए। पर भारत में उसको हीन भावना से देखा जा रहा है। तो सामाजिक रूप से हीन भावना और आर्थिक रूप से भी समस्या सर है। अब आप यही केस देखो साउथ कोरिया का या फ्रांस का या किसी डेवलप्ड कंट्री का देखो, वहां जो क्लीन करने स्वीपर है या जो क्लीन करने वाला वर्कर है, उसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उसको किसी तरीके की हीन भावना से देखा नहीं जाता सर। ठीक है, वहां के बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स लोग हैं वो आ जाते हैं सर सफाई करने के लिए, उस काम को उतना बड़ा माना जाता है। वहां के समाज ने उस काम को छोटा नहीं माना, इसीलिए आर्थिक रूप से भी उनको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सम मिलता है सर। तो उनका जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है, वो भारत में आर्थिक और सामाजिक स्तर जो है, जो सफाई कर रहा है, उससे काफी क्या है, अलग है सर, है अलग। क्योंकि वहां पे वो डिस्पैरिटी ज्यादा नहीं है, वहां पे वो असमानता ज्यादा नहीं है। भारत में इस वर्ण सिस्टम की वजह से, वर्ण व्यवस्था की वजह से अभी भी क्या है, असमानता है सर, है। शिक्षा के स्तर पे कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपने एक पानी पूरी बेचने वाले काम को रिलेटिवली छोटा माना सर। भाई बड़े शोरूम में अगर कोई पानी पूरी बेच रहा है या स्टॉल लगाया हुआ है तो उसको बड़ा मानोगे आप, पर अगर सड़क पे कोई रेडी लगा के पानी पूरी बेच रहा है तो उस काम को आपने क्या माना हुआ है, रिलेटिवली छोटा माना। रिलेटिवली ये हमेशा कंपैरिजन में होता है, छोटा किससे मान रहे हो। जैसे अगर टीचिंग जॉब से अगर आप पानीपुरी वाले को कंपेयर कर रहे हो, तो हमारा समाज ये मान रहा है कि टीचिंग जॉब जो है वो पानीपुरी वाले जॉब से ज्यादा बेटर है। ऐसा है नहीं है सर, सारे काम क्या है, बराबर है। पर सामाजिक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि टीचिंग ज्यादा अच्छी है और पानीपुरी का काम क्या है, थोड़ा लोअर है सर। अब टीचर को आप कलेक्टर से कंपेयर करोगे तो आपको, अरे कलेक्टर कलेक्टर है ना। टीचर क्या है, जैसे कल को सब कलेक्टर बन जाओगे, आप लोग सब आईएएस बनने वाले हो, कोई डेप्यूटी कलेक्टर बनने वाला है ना। कल को मेरे को याद थोड़ी रखोगे, मैं फोन करूंगा तो है कौन है पानी कलेक्टर, मैं ऑफिस आऊंगा, अरे साहब से मिलना था, नहीं योगेश सर, योगेश सर, ऐसे करोगे, मैं अंदर आके मारूंगा, बता रहा हूँ बेइज्जती हो जाएगी वहां पे ऐसा अगर किया किसी ने तो, ठीक है तो ये होता है सर ना, आप कंपेयर करते हो। अब पानीपुरी वाले को जब टीचर से कंपेयर कर रहे हो तो कह रहे हो कि पानीपुरी वाले का काम क्या है, छोटा है सर। पानीपुरी वाले के काम को अगर स्वीपर से कंपेयर कर रहे हो तो पानीपुरी वाले का काम क्या है, बड़ा है, अच्छा है, स्वीपर से तो अच्छा है। ये जो असमानता आपने ऑक्यूपेशन को लेकर, काम को लेकर बनाई है, ये सामाजिक अवधारणाओं से बनी है सर, बनी है। और ये सामाजिक अवधारणाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम है किसका, आपके वर्ण व्यवस्था का है सर। वर्ण व्यवस्था का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, बट इस वर्ण व्यवस्था की वजह से ही कहीं ना कहीं समाज में काम को लेकर क्या क्रिएट हुआ, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी। इसका मतलब आपने काम को लेकर समाज में क्या क्रिएट कर दिए, प्रेजुडिस क्रिएट किया सर, पूर्वाग्रह। उस पूर्वाग्रह से ही क्या हुआ, सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी आई, ठीक है सर। और उससे अल्टीमेटली क्या आया, डिस्क्रिमिनेशन। आप रूट कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को पकड़ो, ठीक है। समाज में भेदभाव हो रहा है, सबको पता है, पर आप इसके किसको पकड़ो, रूट कॉज को पकड़ो कि कारण इसका क्या है। समझ में आ गया सर। तो प्रेजुडिस कारण है, और प्रेजुडिस क्यों होते हैं, क्योंकि आप एक को बड़ा और दूसरे को छोटा बताते हैं, ठीक है सर। और वो आपको कोई ना कोई बता रहा होगा तब ना करोगे, कोई व्यवस्था बनी होगी। और अगर मैं हिंदू समाज की या भारत के मेजोरिटी ऑफ समाज की ये व्यवस्था की बात करूं तो मुझे समझ आता है कि ये कारण है, हो सकता है सर, वर्ण व्यवस्था एक कारण हो सकती है और है भी सर, ठीक है। चलिए
और भी कारण है, एक कारण उसका वर्ण व्यवस्था है, सिर्फ वर्ण व्यवस्था नहीं है, और भी कारण है, आगे पढ़ेंगे अपन जी। तो एजुकेशन के बेस पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। पढ़े लिखे लोग जो है वो कम पढ़े लिखे को क्या कर रहे हैं, थोड़ा लोअर समझ रहे हैं सर, छोटा समझ रहे हैं, है ना। अगर 10 लोग इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे, उन 10 लोगों में आप देखोगे कि 5 लोग जो है वो एमटेक किए हुए हैं, ठीक है, और 2-3 लोग हैं जो 12th पास है, एक 5वीं पास ही है। तो आप देखोगे कि 2-3 दिन में देखोगे कि लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई वो कैसा है, क्या है, उसका हृदय कैसा है, वो देखेंगे कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, देखेंगे। एजुकेशन के बेस पे भी होता है सर, नहीं करना चाहिए आपको। मैंने उस दिन भी बताया था, मैंने कहा था सर एजुकेशन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, इंफॉर्मेशन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, नॉलेज में कन्वर्ट करोगे, अगर आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो तो। और नॉलेज को कन्वर्ट करने के बाद उसको यूज कर पाओगे तो क्या बनेगी, विजडम बनेगी सर, बुद्धिमत्ता बनेगी, आपको बुद्धिमान बना है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि विजडम आने के लिए या बुद्धिमत्ता होने के लिए शिक्षा ही एक मार्ग नहीं है, शिक्षा एक मार्ग है बुद्धिमत्ता पाने का, पर सिर्फ शिक्षा एक मार्ग नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जो बहुत बुद्धिमान थे किंतु उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली सर, ठीक है, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके गए कि उनके नाम पे पंथ बने हुए हैं पूरे, उनके नाम पे पूरे सेक्ट्स बन गए हैं, जैसे कबीर पंथ है सर, है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे सर, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या बुद्धि नहीं थी उनमें, बहुत ज्यादा थी सर, इतनी थी कि लोग आज तक उनको क्या कर रहे हैं, रिवर कर रहे हैं कि यार उनकी बातों को क्या इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है। तो सिर्फ शिक्षा से बुद्धि आएगी जरूरी नहीं है, पर शिक्षा एक माध्यम है जिसके माध्यम से क्या आ सकती है, बुद्धि आ सकती है। उसके अलावा अन्य माध्यम भी है, अनुभव है सर, आपके जीवन में अनुभव है, और भी माध्यम। हाँ, ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ सर। हेलो सर, पूछ रहे थे कि जो आप पढ़ा रहे हो तो मतलब हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो कौन सा बुक अफोर्ड कर सकते हैं सर? बुक पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, बुक के बारे में। बुक तो पढ़ ही रहे हैं अपन, ये बुक ही है। हाँ मतलब हिंदी मीडियम से सर है तो हिंदी वर्जन वाला पढ़ना था मेरे को। यही 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 बुक आपको हिंदी में भी मिलेगी, सेम बुक, विविध, ओके। ठीक है, विविधता को समझें, विविधता और भेदभाव के बारे में, ये हिंदी में भी मिलेगी सेम बुक। तो आपको सेम ठीक है पढ़नी है सर। साथ साथ, ठीक है। खरीदेंगे नहीं अगर आप, तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, डाइवर्सिटी में आगे चले। ये आपका फर्स्ट वाला जो है पार्ट खत्म हो गया, यूनिट 1 आज खत्म हो गया। अब यूनिट 1 के अंदर देख लेते क्या है, हम पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि मैं समझा चुका हूं काफी हद तक, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो पूरा 2 साल लग जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। इसमें इन्होंने कहानी के थ्रू बता रखा है, अगर आपके पास समय है तो पूरे चैप्टर को पढ़े, कहानी बता रखी तो कहानी से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि 6ठी क्लास का बच्चा है सर। ये देखो कौन कौन है क्लास में से, नाम बताऊं इनके, बता दूं। यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 इज डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। मैंने आपको डाइवर्सिटी क्या होती है पूरा पूरा शुरू में ही समझा दिया, तो मैं इसको लाइन टू लाइन नहीं बता रहा हूं, बस आपको कल्चर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कल्चर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। इसमें इन्होंने ये बोला है कि 3 बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहा, तीनों ने अलग अलग चित्र बनाया। इससे ये समझ आता है कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब एक सेम थॉट प्रोसेस नहीं है सभी का। और वो थॉट प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, आप कैसा सोचते हो, या आप डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड पे, आपके रिलीजन पे, आपकी कास्ट पे, आपकी सराउंडिंग पे, आपके स्टेट पे, आपकी ज्योग्राफी पे, आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अपना परसेप्शन बनाते हो। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक खाली पेज देके, कॉपी है सबके हाथ में, ऑनलाइन में भी सारे लोग ध्यान रखेंगे, कॉपी का सबसे लास्ट पेज खोलो, जल्दी से खोलो, लास्ट पेज खोलो, या खाली पेज चाहिए मेरे को, एक खाली पेज कहीं पे भी मिल जाए आपको, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड है, 30, 35, 40 सेकंड है, जल्दी से एक सिनेरी बनाओ, जल्दी से स्टार्ट। सिनेरी बनाते थे ना स्कूल में, एक मनोरम दृश्य बनाते थे, पहाड़ वाला, जो भी है, मतलब मैं नहीं बता रहा, बनाओ जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, स्कूल में बनाया होगा ना चित्रकला में,
एक क्वेश्चन आता था, जल्दी बनाओ, जल्दी, समय नहीं है, मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले, जल्दी बनाओ। बना दिया? जल्दी बनाओ, ऑनलाइन वाले लोग भी बनाएंगे। हम 5 4 3 2 1 गो। बस खत्म कर दो, जहां बनाया छोड़ दो उसको, वहीं छोड़ दो, ठीक है। अपने आसपास वाले की कॉपी देखो, जल्दी से देखो, सबने सेम बनाया, अलग अलग बनाया, ठीक है, सेम बनाया ना? डिप अलग अलग है, इससे क्या समझ आ रहा है? थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है। अगर आपने स्कूल में आपको बताया ये गया है कि आपको सीनरी कैसे बनानी है सर, नॉर्मली मैं बता रहा हूं मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कैसे बनाया है, ये ऐसे लाइन खींची, ये पहाड़ बनाए, यहां से एक नदी निकाली है, यहाँ एक झोपड़ी बनाई है ना, और यहां से एक पंछी उड़ते हुए बनाया है, यहाँ सन आ रहा है भैया, सन ऐसे बना दिया। ये एक जनरल तरीका है हमारे बनाने का, क्योंकि हमने बचपन में यही सीखा सर, यही सीखा सर। तो क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमको ये सिखाया गया तो हमने ये बनाया सर। मोर और लेस ये ऐसी चीजें तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाएगी आपको, पहाड़ मिलते हैं, नदी मिलती है, सन मिलता है, पंछी उड़ते हुए मिलते हैं, झोपड़ी मिलती है, इसलिए मोस्टली सारे लोग क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं, ठीक है। परंतु आपकी फॉर्मल एजुकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप सोचोगे कैसे, आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा कि आप सोचेंगे कैसे, आपकी फैमिली वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि आप सोचेंगे कैसे। अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति को बोला जाए कि एक व्यक्ति का फोटो बनाओ, तो वो बनाएगा उसको लुंगी में, बनाएगा। नॉर्थ भारत के किसी पर्सन को कहा जाएगा तो वो बनाएगा शर्ट पैंट में बना देगा या किसी और चीज में बना देगा, ये डिफरेंस, ठीक है। ये 3 फोटो बनाए सर, तीनों ने क्या बनाए, अलग अलग तरीके से बनाए। अब ये कहानी मैं आपको नहीं बता रहा सर, क्योंकि ये कहानी आपको खुद से पढ़नी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं पूरा डाइवर्सिटी क्या होता है। इसमें एक कहानी उन्होंने बताई है ये 2 लोगों की, एक इसमें एजुकेटेड है, एक एजुकेटेड नहीं है सर, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, इनके बीच में दोस्ती होती है और बहुत सारा इसमें थोड़ा सा बताया है। वो कहानी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आई थिंक हमने क्लास में बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, एलोबरेट कर लिया डाइवर्सिटी को लेकर। मेकिंग फ्रेंड्स हो गया, ये 6 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उस हिसाब से कंटेंट है, पूरी कहानी ही चल रही है। देखो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कहानी में ही चल रहे हैं। ये क्या है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब भारत की डाइवर्सिटी की बात हमने की है, इसके अंदर देख लो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है सर। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, फूड है सर, लैंग्वेज है, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, फेस्टिवल बहुत सारे हैं सर, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, रिलीजन भी बहुत सारे हैं। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। बहुत सारी चीजें जो हम एक जैसी करते हैं, बस थोड़ा सा तरीका उसका क्या है, अलग है सर, ठीक है सर। ये इसको आप फिल करने की कोशिश करना अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। जो लोग 2-3-4 साल बाद एग्जाम देने वाले, 2 साल 3 साल बाद, वो लोग कर सकते हैं। जो लोग इमीडिएटली देने वाले अगले साल, वो लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा और भी समय और सब्जेक्ट्स को भी देना पड़ेगा। तो पूरे चैप्टर में यही है जो मैंने बताया। अब इंडिया में आपको पता है लद्दाख, आपने देखा कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है भारत में, जो देशों में कम होती है, क्योंकि इंडिया का अच्छा खासा एरिया है सर। नॉर्थ में आप देखोगे, नॉर्थ में आप देखोगे, ये देखो सर, ये भारत है? यहां आप देखोगे नॉर्थ में, इधर पूरा हिमालयन रीजन है सर, है हिमालय, है हिमालय। इधर आपको क्या मिल जाएगा, थार मिल जाएगा, डेजर्ट है। इधर कच्छ का रन जो है वो भी क्या है, डेजर्ट है सर। फिर इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा वेस्टर्न घाट मिलेगा, मतलब अच्छा खासा हरियाली। इधर कौन मिलेगा, ईस्टर्न घाट मिलेगा, इधर भी अच्छा खासा हरियाली। इधर क्या मिलेगा, पठार मिलेगा, दक्कन का प्लेटू, डेकन प्लेटू मिलेगा। मतलब इधर पठार है, ऊपर पहाड़ है, इधर रेगिस्तान है,
इधर फिर क्या है, मैदान है, प्लेन्स है, गंगा के गैंगेटिक प्लेन्स है, पढ़ोगे ज्योग्राफी में आप। इधर क्या है, दक्कन का पठार है, मतलब पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, पठार, घाट, फिर घाट, ठीक है। और इधर वापस मीजो हिल्स मिल जाएंगे। मतलब भारत में तो सब कुछ आ गया सर, पहाड़ आ गए, पठार आ गया, रेगिस्तान आ गया, मैदान आ गया, घाट भी आ गए सर, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आ गए सर। बहुत हरियाली है इधर, वेस्टर्न घाट तो स्पेशली बहुत डाइवर्स है, पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में। मतलब ज्योग्राफिकली भी हम लोग क्या है, बहुत डाइवर्स है, ठीक है। तो इसमें आपको लद्दाख के बारे में बताया है थोड़ा बहुत, ये लद्दाख है सर, लद्दाख ही है, हाँ लद्दाख है। ये पश्मीना शॉल कहाँ होती है, लद्दाख रीजन में होती है। देखो आप, ये जो क्वेश्चन है, अब ये पश्मीना शॉल जो है, ये एक छोटा सा टर्म है, पर यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये चीज क्या कर लेते हैं, वो पूछ लेते हैं। 4 इधर बनाएंगे लिस्ट, 4 इधर बनाएंगे, ठीक है। उसमें इधर स्टेट का नाम लिख देंगे और इधर किसी की वहां की कोई कल्चरल एस्पेक्ट लिख देंगे और फिर कहेंगे मैच द फॉलोइंग। तो ये क्या है सर, पश्मीना शॉल, ठीक है। पश्मीना शॉल कहाँ मिल रही है आपको, लद्दाख रीजन में मिल रही है। तो ऐसी चीजों को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ऐसी चीजों को क्या करना है सर, हाईलाइट करना है। और इसमें तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले जैसे हिस्ट्री में अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में तो अपन हाईलाइट करके चलेंगे। और अभी आगे वाले जो शायद 7th 8th क्लास से अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पर अभी 6th क्लास में लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बस ये नोट करने वाली बात है, क्या है, पश्मीना शॉल कहाँ है सर, ये लद्दाख रीजन में। केरला के बारे में बता रही है, केरला देख लो सर, ठीक है, केरला की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये क्या हो रही है सर, बोट रेस हो रही है। कहाँ होती है बोट रेस, ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो फेस्टिवल भी पता चला, ओनम कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, केरला में। और क्या बता रहा है, ये बोट रेस कहाँ होती है, केरला में होती है मैडम, केरला में ही लिखा है केरला में कहाँ होती है, केरला में। ये एग्जैक्टली उसको पढ़ते हैं तो अलपूजा है, बट उसको बोलते हैं आलापारा करके कुछ है, ठीक है, अलपरा करके कुछ बोलते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग होते हैं मलयालम में, ठीक है, पर लिखते हैं उसको अलपूजा है, ठीक है, ALUPUZZ है, अलपूजा, ठीक है। केरला में दिख रहा होगा पीछे मैप में आपको पास में, ठीक है। तो बोट रेस के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान सकते हैं। तो बोट रेस पता चल गया कि केरला में हो रही है सर। और केरला कहाँ है, बिल्कुल साउथ में, लद्दाख कहाँ है, बिल्कुल नॉर्थ में। डिफरेंस है दोनों के क्लाइमेट में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग अलग हैं बट स्टिल वी आर सेम सर, हम क्या है, यूनाइटेड है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में जो हमने बात करी वो लिखी हुई है इसमें। जैसे इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, या दिस इज द पॉइंट व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। भारत की जो डाइवर्सिटी है, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। मैंने शुरू में ही कहा था आपको इंडिया की डाइवर्सिटी को कैसे मान के चलना है, पॉजिटिव मान के चलना है, स्ट्रेंथ मान के चलना है। भारत की शक्ति है, भारत की विविधता भारत की क्या है सर, शक्ति है। फिर आ रहा है व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them। अब आपने देखा कि ब्रिटिश को, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हमने नेशनलिस्टिक मूवमेंट किया। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसमें विमेन थे, मैन थे, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं चल रहा मामला, विमेन भी है, मैन भी है। और अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग जो हैं उस राष्ट्रवादी आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, ठीक है। जब हिंदू और मुसलमान साथ एक देश के लिए लड़ रहे हैं, एक मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर, दोनों में क्या है, एकता है सर। दैट्स व्हाई वी हैव डाइवर्सिटी एज अवर स्ट्रेंथ। केम टुगेदर टू अपोज देम, मतलब ब्रिटिश को अपोज किया सब लोगों ने मिलकर। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं सर उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो है ही है, पर मद्रास का पर्सन भी है, तेलुगु स्पीकिंग भी है, तमिल स्पीकिंग है, कन्नड़ स्पीकिंग है, मराठी स्पीकिंग है, सारे लोग थे सर। तो मैंने कल बताया था, कल या परसों, हमारी डाइवर्सिटी के बाद भी जो यूनिटी है, उस यूनिटी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का है सर, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का है। क्योंकि 70-80 साल 90 साल जो एक इंटेंस स्ट्रगल हमने किया 1857 से लेके 1947 तक, ये 90 साल, इन 90 सालों में हमने अलग अपने रिलीजन को छोड़ के, अपने कास्ट को छोड़ के, अपने जेंडर बेस्ड बायसनेस को छोड़ के हमने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया। तो उससे हमारे अंदर क्या आई, एकता आई। और वही यूनिटी जो है वो भारत के पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बनी आजादी के बाद। इसीलिए हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारी क्या बन गई सर,
स्ट्रेंथ बन गई। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि सर डाइवर्सिटी जो है वो स्ट्रेंथ कैसे है, और डाइवर्सिटी जो है वो वीकनेस भी हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, तो आपको मेजोरिटी ऑफ टाइम उसको स्ट्रेंथ में देखना है, बट जो प्रिजुडिसेस हैं वो उसका एक एडवर्स इंपैक्ट है। जो अभी देखा ना प्रिजुडिसेस, वो उसका एक एडवर्स इंपैक्ट है, बट मोस्टली ये क्या है सर, स्ट्रेंथ है आपकी, आप स्ट्रेंथ की फॉर्म में ही देखेंगे। ठीक है साहू जी, गुड। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए सर। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर, जेल गए साथ में, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। अलग अलग तरीके थे सर, गांधी जी का तरीका अलग था, भगत सिंह का तरीका अलग था, ठीक है, मद्रास में अलग तरीका चल रहा था, बंगाल में अलग चल रहा था सर। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस, ब्रिटिश ने सोचा था कि वो इंडियन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई ना सर, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, राजाओं को राजाओं से लड़ा रहे थे, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे थे। ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है सर। डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, ब्रिटिश को लग रहा था कि ये अलग अलग है, इनको लड़ा देंगे हम, और लड़ाया भी उन्होंने, एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और लड़ाते रहेंगे, और जब वो अगर सब सारी लकड़ी एक साथ हो जाएगी तो तोड़ना मुश्किल होगा। कहानी सुनिए ना बचपन में कि भाई एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो चारों बेटे हमेशा एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। किसान एक दिन चारों को बुलाता है और एक बोलता है लकड़ी का गट्ठा लेकर आओ, लकड़ी का गट्ठा लेके आता है, फिर वो कहता है कि इस लकड़ी के गट्ठे को एक एक लकड़ी दे देता है चारों को, बोलता है इसको तोड़ो, चारों क्या कर देते हैं उसको, एक एक लकड़ी को तोड़ देते हैं, फिर बोलता है इस गट्ठे को तोड़ो, तो अलग अलग वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं तोड़ पाता। तो किसान उनको क्या कहता है, यही संदेश है तुम्हारे जीवन का, अगर चारों एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें क्या कर देगा, तोड़ देगा, पर चारों एक साथ रहोगे तो कभी कुछ तुम्हारा होगा नहीं। मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये बच्चों ने पढ़ी थी कहानी सर, यही कहानी यहां भी है सर, ठीक है। तो ब्रिटिश को लग रहा था कि इन सबको क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, अगर इनमें वननेस की फीलिंग नहीं आएगी तो हम इन पे कंटिन्यू क्या करते रहेंगे, राज करते रहेंगे, पर अगर इनमें वननेस आ गई, इनमें अगर यूनिटी आ गई, इनमें अगर राष्ट्रवाद आ गया तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहां आपको एक टर्म और समझा रहा हूं, उसको भी यही समझ लो, आगे काम आएगा। वो टर्म होता है नेशनलिज्म। क्या होता है सर, नेशनलिज्म। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते। नेशनलिज्म को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। कहते हैं ना सर हम राष्ट्रवादी हैं, हम सब लोग कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, और इसके साथ एक वर्ड आता है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। ये क्या है सर, राष्ट्रवाद। दो अलग अलग शब्द हैं, इनका अर्थ बताना है आपको। नेशनलिज्म का क्या अर्थ है, कोई जानता है? ठीक ठीक, हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है, ठीक है। आपको पता है, आपको पता है तो हाथ खड़ा करो ना। ये क्या होता है, ऐसे करो ना हाथ खड़ा। हाँ, ऑनलाइन में भी कुछ लोगों को पता है, नाइस। देखो यही समझ लो सर, आगे आएगा पर यही समझ लो। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है ना, राष्ट्र। राष्ट्र का क्या मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, और नेशन का मतलब है वननेस। क्या होती है, वननेस। तो नेशनलिज्म को सीधा किससे कनेक्ट करना है, वननेस से, और वननेस का मतलब क्या है, यूनिटी। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, इसका मतलब वो बिलीव करता है राष्ट्र की एकता में, यूनिटी में, मतलब लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ क्या है, कोहेसिवनेस है, वो इस तरीके की, और वो किसी भी आधार पे हो सकती है, किसी भी आधार पे हो सकती है। ठीक है। धर्म के नाम, धर्म के आधार पे भी राष्ट्र बन सकता है। भारत धर्म के आधार पे नहीं बना ना सर, पर धर्म के नाम पे भी राष्ट्रवाद हो सकता है, हो सकता है। भारत तो सेक्युलर है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, मतलब भारत में जो वननेस है, यूनिटी, वो धर्म के नाम पे नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पे अगर यूनिटी होती तो हिंदू अलग हो जाते, मुस्लिम अलग हो जाते, पर हमारे तो सबको एक साथ रखना है ना। और सबको एक साथ रखना है, इसका मतलब जो वननेस या यूनिटी का कारण होना चाहिए, या जो आपके नेशनलिज्म की बैकिंग होनी चाहिए, वो आपका रिलीजन तो नहीं है, आपकी कास्ट भी नहीं है, आपका जेंडर भी नहीं हो सकता, नहीं तो औरतें अलग हो जाएगी और पुरुष अलग हो जाएंगे, जेंडर भी नहीं है, आपका फूड भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पूरे भारत देश को एक साथ जोड़ के रख रहा है, वो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान सर। आपके संविधान ने आपको क्या करके रखा है,
जोड़ के रखा है, ठीक है। तो जब नेशनलिज्म की बात होती है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? वननेस की। नेशनलिज्म का सीधा मतलब क्या है? वननेस, यूनिटी, ठीक है। अब आता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब वननेस से नहीं है सर, देशभक्ति का मतलब वननेस से नहीं है। देशभक्ति का मतलब है लव फॉर योर मदरलैंड, लव फॉर योर मदरलैंड का क्या मतलब है? अपनी मातृभूमि से क्या करना सर? प्यार करना। आपका अटैचमेंट जो होता है आपकी मिट्टी से, दैट इज कॉल्ड योर पेट्रियोटिज्म, ठीक है। आपके अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना है? हो सकता है आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना ना हो, पॉसिबल है सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आप नेशनलिस्टिक हो सकता है पेट्रियोटिक ना हो सर, पॉसिबल है। नॉर्मली आपको दोनों मिल जाते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है सर। डिफरेंस समझ में आ गया? राष्ट्रवाद का मतलब है वननेस, नेशनलिज्म मतलब वननेस, और पेट्रियोटिज्म का मतलब है आपका मातृभूमि से आपका जो प्यार है, लव फॉर योर मदरलैंड। दोनों अलग अलग चीजें। पेट्रियोटिक जो है वो वननेस की बात नहीं करते हैं सर, मतलब कर सकते हैं वो, बट पेट्रियोटिज्म पर से इज नॉट अबाउट वननेस, ओके। तो आपको ये पता था कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें हम सफल नहीं हुए, और सफल नहीं होने का कारण क्या था? क्योंकि हम में नेशनलिज्म नहीं था। नेशनलिज्म का क्या मतलब है? वननेस। तो हम में वननेस नहीं थी सर, मतलब हम किसी एक कॉमन पॉइंट पे सारे लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे सर, तो वननेस नहीं थी। और वननेस नहीं थी इसीलिए हमें पता नहीं था कि ब्रिटिश को भगाने के बाद हम लोग करेंगे क्या। इसीलिए सब लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। स्टूडेंट को मजा आ रहा है स्कूल बंक करके क्रांति में जाने में, किसान अपने लिए लड़ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट। किसानों का इंटरेस्ट प्रॉब्लम क्या था? लगान था सर, रेंट था उनका, या फिर उनके ऊपर जो भी आप टैक्स लगा रहे हो। तो अगर वो टैक्स ब्रिटिश ने बीच में खत्म कर दिया तो किसान बीच में ही छोड़ के चले गए। 1857 की क्रांति में हुआ सर ये। जिन जिन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दें, वो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऐसे क्रांति होगी क्या? नहीं। पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में कि क्यों आप फेल हुए। यहां मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिटिश चाह रहे सर थे। यस सर, एक क्वेश्चन था जी। सर। आप जैसे बोले अभी कि धार्मिक आधार पे एकता नहीं होगा, उसको थोड़ा फिर से एक बार बताएंगे क्या? देखो, आपका जो नेशनलिज्म है ना सर, आपका जो नेशनलिज्म, उसका मतलब होता है वननेस। अब वो वननेस किसी ना किसी आधार पे तो होगी ना सर। अब भारत इतना डाइवर्स है, जैसे पाकिस्तान की बात करता हूं मैं। पाकिस्तान एक देश है जो सेक्युलर नहीं है सर, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तान का खुद का रिलीजन क्या है? इस्लाम है। पाकिस्तान ने बनाया है ना, पाकिस्तान ने खुद को, देश को सेक्युलर नहीं बनाया। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है सर, पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट है, ठीक है। वहां के लोगों में जो राष्ट्रवाद है, जो वननेस है, उसका आधार क्या है? रिलीजन है ना सर, क्योंकि देश ने खुद बोला है कि वो रिलीजियस कंट्री है सर। तो धर्म के नाम पे लोगों में क्या है? वननेस है सर, है वननेस। इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर रखा सर, मतलब धर्म निरपेक्षता है। क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पे वननेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, क्रिश्चियन अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना। पर आपको सबको एक साथ रखना है, और सबको एक साथ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई और आधार लाना पड़ेगा, जिसके आधार पे क्या बनानी पड़ेगी? वननेस बनानी पड़ेगी। और आपने देखा कि इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है, आप किस बेस पे वननेस बनाओगे? तो आपने कहा हम वननेस बनाएंगे किसके आधार पे? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने बोला सिटीजनशिप। क्या बनाया? कि जो भारत के सिटीजन है वो सब क्या है सर? एक। और वो क्या बनाएंगे? वननेस की फीलिंग लाएंगे। हमारा सर, तो आपका राष्ट्रवाद जो है वो, उसका आधार कुछ भी हो सकता है सर। भारत के राष्ट्रवाद का आधार उसका क्या है? संविधान है सर। संविधान के आधार पे हमें राष्ट्रवाद आ रहा है कि हम लोग क्या है? एक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल में कहते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी अलग अलग नहीं है सर, एक है। पाकिस्तान में रिलीजियस है, तो उनकी जो वननेस आ रही है, उनका जो राष्ट्रवाद आ रहा है, वो रिलीजन के आधार पे आ रहा है, भारत में नहीं आ रहा ना सर। बात समझ आई? तो राष्ट्रवाद का आधार कुछ भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, संविधान हो सकता है, आपका और कुछ चीज हो सकता है, आपका कोई और बिलीफ सिस्टम हो सकता है जी सर।
ठीक है सर, ये बैटल अगेंस्ट Yes, sir. हो गया। यस, ये एक, हो गया सर। हाँ ओके। जलियांवाला बाग वाला मैसेकर और उसका थोड़ा सा ये कंटेक्स्ट बस दिया है, वो जलियांवाला बाग मैसेकर को नहीं बता रहे, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये देखिए सर, द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब ये बुक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है सर, ये ऐसी ऐसी चीजें आपको पिक करनी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए क्या करनी है? पिक करनी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप इसको क्या कर दो? हाईलाइट कर दो। ऑनलाइन में हाईलाइट कर सकते हो आप, हाईलाइट का ऑप्शन होता है, ठीक? ऑनलाइन पढ़ रहे हो और हाईलाइट परमानेंट करना है, ऐसा नहीं कि पता चला फाइल क्लोज की वो सब हाईलाइट क्या हो गया, वापस पढ़ना पड़ेगा नहीं तो। हाईलाइट परमानेंट करना, और हाईलाइट नहीं, और ऑफलाइन पढ़ रहे हो, हाथ में बुक है तो हाईलाइट करोगे हाईलाइट से। सारा बुक हाईलाइट नहीं करना है, ध्यान रखना। हाईलाइट वही चीज करनी है जो दिख रही है कि काम की है। जैसे एग्जांपल के लिए द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू है सर, ये ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ये देखो, छठी क्लास के पीछे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ना, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं, सीरियसली बता रहा हूं। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। 6th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डू यू थिंक what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? ये क्वेश्चन आप रट के नहीं लिख सकते, ये क्वेश्चन आप अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटी से ही लिखोगे सर। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी मेंस में। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। और छठी क्लास के पीछे का क्वेश्चन है सर ये। लो 6th से 12th की अगर एनसीईआरटी को तुम पूरा एनालाइज करके पढ़ लोगे ना तो यूपीएससी क्लियर हो जाता है पूरा। What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? मतलब भारत में इतनी विविधता जो है उसके बीच में रह के आपके जीवन में क्या मूल्य ऐड हो रहे हैं? ऐड टू योर लाइफ मतलब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये सवाल है। मतलब ये वास्तविकता में क्वेश्चन किस बारे में है? डाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस के बारे में है, कि डाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है सर, है? अगर आप आंसर राइटिंग अभी से करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को जाके लिख सकते हो। 2025 वाले इस क्वेश्चन को जरूर लिखें, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी वो लोग मत लिखो अभी, क्योंकि आंसर राइटिंग आपका सेशन होगा, पहले आपको बताएंगे कैसे करना है, फिर लिखना, ठीक है? अभी तो फाउंडेशन में चल रहे हो, आराम से चलो। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? इतना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है सर। क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो सही टर्म है भारत को डिस्क्राइब करने के लिए? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book, The Discovery of India? ये above मतलब ये वाला जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताया ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा है इंडिया के बारे में, तो उसके बारे में एलोबरेट करने के लिए कह रहा है सर। मैं कह रहा हूँ मुझे या तो मुझे ये लग रहा है कि छठी क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत हाई लेवल की बात है? पर गवर्नमेंट सोचती है कि छठी क्लास का बच्चे को इतना आना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि आपने टीचर्स को तैयार नहीं किया छठी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि टीचर्स के लिए भी ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं, पर एक चैलेंज है सर। और जैसा इंडिया में शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से छठी क्लास का गवर्नमेंट स्कूल का टीचर आपको लगता है ये चीज को पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा सर, इसीलिए सब्जेक्ट ये अच्छे से नहीं पढ़ाए। कुछ लोग पढ़ाते हैं सर अच्छे से, कुछ लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये एनसीईआरटी जाती है, और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में फिर भी पढ़ाया जाता है, पर फिर भी छठी क्लास के बच्चे के लिए ये थोड़ा सा क्या नहीं हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा? आपको लगता है डिफिकल्ट होगा कि ठीक है? ठीक है सर, डिफिकल्ट नहीं है वो। अपन क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की तरह से देख रहे हैं, इसलिए हमको हार्ड लग रहा है। तो वो उसी, ये देखो ना क्वेश्चंस है सर, उसी बच्चे को तो लिखना ही है। वो कैसे लिखेगा छठी क्लास का बच्चा? लिखना पड़ता है और लिखना चाहिए। मतलब वास्तविक लेवल तो इसी तरीके का जनरेट होना चाहिए, पर जनरेट हो नहीं पाता, क्योंकि टाइम भी कम रहता है, और बच्चा शुरू से क्या पढ़ रहा है वो भी तो डिपेंड कर रहा है, वो पहली क्लास दूसरी क्लास में कैसे पढ़ के आ रहा है। पर आप अब उस चीज को भूल जाओ, आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? ये क्वेश्चंस आप अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम, ठीक है? ये चूज अनदर रीजन, ठीक है? ये क्वेश्चंस को आप देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था,
डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी मैंने समझा दिया आपको। ये देखिए इसमें अलग अलग आपको क्या दिखाए गए, लोग दिखाए गए हैं, क्लोथिंग्स अलग अलग हैं, कोई फिजिकली क्या है, डिफरेंटली एबल्ड है। क्या है सर? डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंस एंड प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मैंने आपको अभी समझाया था, वो प्रिजुडिस इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि प्रिजुडिस कैसे जनरेट होता है, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, ठीक है। ये प्रिजुडिस के बारे में बताया गया इसमें। प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, वो प्रिजुडिस होता है सर। आप दूसरों को क्या कर रहे हो? इंफीरियर देख रहे हो। इसको पढ़ना है आपको। यहां एक टर्म आता है स्टीरियोटाइप्स, दूसरा टर्म क्या आ रहा है? स्टीरियोटाइप। प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप मोर और लेस एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे हैं। स्टीरियोटाइप में ये होता है कि आप जैसे प्रिजुडिस में सोचते हो ना कि कोई इंफीरियर है कोई सुपीरियर है, वैसे ही स्टीरियोटाइप में भी आप सोच लेते हो कि ये व्यक्ति जो है वो इस तरीके का होगा, ये कम्युनिटी जो है वो इस तरीके की होगी। तो ये एक तरीके का प्रिजुडिस ही है। स्टीरियोटाइप जो है वो एक तरीके का प्रिजुडिस ही है, ठीक है। स्टीरियोटाइप को हिंदी में क्या कहते हैं सर? हाँ, मानवतावादी नहीं हो सर, उल्टा है सर, रूढ़िवादिता सर। रूढ़ी नहीं, रूढ़िवादिता भी नहीं होगी, ये है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब बहुत समय से एक धारणा आप बनाई हुई है समाज ने, और उस धारणा को आप आगे क्या कर रहे हो? चला रहे हो। दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, और दोनों ही अच्छे नहीं है, ना आप में प्रेजुडिस होना चाहिए ना आप में स्टीरियोटाइप होना चाहिए सर, ठीक है। जैसे स्टीरियोटाइप में आपने बोल दिया कि कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, छोटा बच्चा क्या कर रहा होता है? रो रहा होता है, तो बॉय है, बॉय बेबी है, रो रहा है, तो वो रो रहा है तो उसको मम्मी बोल रही है उसकी लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। तो जब वो बच्चा ये सुन रहा है कि लड़के नहीं रोते, और उसको ये पता है कि वो लड़का है, तो उसके अंदर ये धारणा आ रही है कि लड़के रोते नहीं है। रोता कौन है? लड़कियां, लड़कियां रोती हैं सर। ये उस लड़के में धारणा किसने डाल दी? उसके माता पिता ने ही डाल दी कि लड़के नहीं रोते, ठीक है। वैसे ही लड़कियों के लिए कहा जाता है कि सर वो सॉफ्ट हार्टेड होती है, कहा जाता है, धीरे आवाज में बात करती है, गुस्सा नहीं करती। बॉयज करते हैं, मतलब गर्ल के अंदर भी डाला आपने कि आप सॉफ्ट हार्टेड हो। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करना। आपने एफिलिएट कर लिया कुछ एट्रीब्यूट्स को किसी जेंडर के साथ, इसे कहते हैं जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप। समझ गए सर? रूढ़िवादी धारणा, क्योंकि ये धारणा पहले से चल रही थी, आपने उसको क्या कर लिया? कंटिन्यू रख दिया। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में देखा है ना, एक युवती है जो ऑफिस से घर जा रही है सर रात को 10 बजे, है ना, बस स्टॉप के पास वो गुजर रही है। बस स्टॉप पे 4 जो है क्या बोलते हैं, सिरान टाइप के लड़के क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं सर, पी रहे, वो शराब पी रहे बैठ के, और वो ईव टीजिंग कर रहे हैं। फिर वो बालिका वहां से निकल रही है तो उसको छेड़ रहे, और वो बालिका उनसे डर रही है। पूरे सिनेरियो को समझना, बालिका उनसे डर रही है, उन लोगों को कोई डर नहीं है, वो उन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और वो डरते डरते जा रही है, आगे जा रही है तो पीछे देख रही है, आगे जा रही है तो पीछे देख रही है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर वो भागने लगती है, फिर वो इसके पीछे भागने लगते हैं। फिर आगे जैसे जाते हैं, वहां छत पे बिल्डिंग पे एक लड़का होता है लड़का, वो हीरो है सर। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और कपड़े पहना हुआ होता है, पर वो अपना शर्ट उतारता है और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है सर। नीचे कूदता है और भिशुम भिशुम चारों लड़कों को क्या कर देता है? भगा देता है, ठीक है। और फिर उस लड़की को कंसोल करता है कि डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है। वो कहती है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गए, तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझो। सबसे पहले वो गर्ल जो है वो ऑफिस से निकली है और बाहर चल रही है, वो लड़के जो है वो वहां शराब पी रहे हैं। तो पहला आपने ये संदेश दिया कि लड़के शराब पीते, पहला संदेश स्टीरियोटाइप बनाया। सेकंड, लड़की जा रही है तो लड़की उनको देख के डर रही है, इसका मतलब लड़कियां डरती है, दूसरा स्टीरियोटाइप। तीसरा, अब वो उनसे भाग रही है, मतलब वो उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकती, तीसरा स्टीरियोटाइप। चौथा, बिल्डिंग पर एक लड़का है जो ऊपर से नीचे कूद सकता है 3 फ्लोर, मतलब लड़कों में मस्कुलिनिटी होती है, चौथा स्टीरियोटाइप। पांचवा,
अब वो आता है और लड़की आगे निकलती है और वो उन चारों गुंडों को मारता है। पांचवा स्टीरियोटाइप, लड़की अपने आप को बचा नहीं सकती। पांचवा स्टीरियोटाइप बना। छठा स्टीरियोटाइप, लड़की बोल रही है अपनी तरफ से, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए, नहीं तो मेरा क्या होता। आपने लड़की को वहां और कमजोर दिखाया, मतलब लड़की अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकती। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। और ये स्टीरियोटाइप जो होता है ये आपको फिल्मों से भी मिलता है, ये आपको आसपास के समाज से भी मिलता है, ये आपको आपके पेरेंट्स से भी मिलता है। सर माँ ही बोल रही है बेटी को कुछ ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए, होता है। समाज में बाहर सुरक्षा की कमी है, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर कोई गर्ल 10 बजे बाहर जा रही है तो उसके ऊपर ये कंस्ट्रेन नहीं लगना चाहिए कि तुम बाहर मत जाओ। उसके ऊपर ये कंस्ट्रेन उसके लड़की होने की वजह से नहीं लगना चाहिए, इस वजह से लग सकता है कि बाहर जो है सुरक्षा की कमी है। ये सरकार की कमी है सर कि अगर बाहर सुरक्षा की कमी है तो है, पर उसके लड़की होने की वजह से वो कंस्ट्रेन उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए कि तुम बाहर इसलिए मत जाओ क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारा भाई जा सकता है क्योंकि वो लड़का है। ये है जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप, नहीं होना चाहिए सर। स्टीरियोटाइप समझ में आ गया? क्लियर? वैसे ही आप बहुत सारी चीजों में स्टीरियोटाइप लगा देते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग जो है वो चाइना, और ये जो चाइना नेबरिंग कंट्री है सर, म्यांमार इधर है सर, है ना, वहाँ का कल्चरल कोहेसिवनेस ज्यादा है सर, है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो क्या बोलते हैं भाई बहन है, अगर वो दिल्ली में होते हैं या उत्तर भारत में होते हैं तो कहीं कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है सर, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको चाइनीज बोल देते हैं सर। अब वो है इंडियंस है पर आप उनको क्या कह रहे हो सर, चाइनीज कह रहे हो, इसका मतलब आप उनको एलियन मान रहे हो सर। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप जो आपने बना रखा है। आपने ये स्टीरियोटाइप बना रखा है। जैसे नागालैंड के एक मिनिस्टर है जो अभी बीच में काफी फेमस हुए थे, आई डोंट नो रिकॉल हिज नेम, बीच में काफी फेमस हो गए थे वो, तो बीजेपी के हैं वो। तो उन्होंने बोला कि मैं जब पहली बार दिल्ली गया था तो मुझे वहां के लोग कहते हैं कि नागा लोग जो होते हैं वो इंसान खा जाते हैं। स्टीरियोटाइप कि नागालैंड में आप कुछ भी खा जा रहे हो, इंसानों को खा जा रहे हो, स्टीरियोटाइप सर, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप हो सकते हैं, रिलीजन बेस्ड भी हो सकते हैं। हिंदुइज्म में है कुछ, मुस्लिम्स के लिए कोई स्टीरियोटाइप क्रिएट हुआ है। तो प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप मोर और लेस कैसे हैं, एक जैसे हैं सर, ठीक है सर। यस। सर ये बोल रहा था, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का बात किए, तो नॉर्थ ईस्ट में सर 2-3 ट्राइबल्स हैं जिसका मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। जी जी उसमें एक ही घर में मतलब एक महिला जो है शादी करके आई है जी और उसके जो भाई हैं जिससे शादी हुआ है और उसके भाइयों से भी उसका शादी कर दिया जाता है महिला का। जी 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 जी। ठीक है। हाँ और इसमें मतलब हाँ उसमें कारण ये बताया जाता है कि क्योंकि वहां पे काम वाम का कमी है तो एक भाई जो है वो बाहर कमाने चला जाता है तो दूसरा भाई उसको संभालता है महिला को। जी जी तो ये भी एक स्टीरियोटाइप ही है। हाँ है, बिल्कुल है। देखिए नहीं, स्टीरियोटाइप नहीं है वो एक उनके कल्चर का ट्रेट है सर, उनका जो, अच्छा ये कल्चर में आएगा? भाई स्टीरियोटाइप थोड़ी होगा ये। स्टीरियोटाइप तो ये है जी कि जी। आपने बिलीफ बना रखा है किसी के लिए कुछ। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में कोई अगर एक दुर्भावना बना रखी है आपने पहले से, उनको चाइनीज बोल दे रहे हो कि यार तुम तो चाइनीज हो। कोरोना के टाइम पे उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था दिल्ली में। कोरोना जब आया और कोरोना से बहुत डेथ्स हुई तो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के कई क्षेत्र में जो नॉर्थ इंडियंस थे उनके सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडियंस थे, उनको सब कह रहे थे तुम लोग कोरोना ले आए हो। उनको घर खाली करा दिए गए, उनको बाहर निकाल दिया गया, उनसे दोस्ती तोड़ दे रहे हैं, उनके साथ सोशलाइज नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से कोरोना आया है। समझ रहे हैं? ये एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। वो एक उनके कल्चर का पार्ट है। जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई एक जो लेडी है, घर के 3-4 भाइयों की शादी उस सिंगल लेडी से हो रही है, ये उनके कल्चर का क्या है सर, पार्ट है। ट्राइब्स में बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिलती है। इवन ट्राइब्स में आपको ना ह्यूमन सेक्रीफाइस देखने को भी मिलता है। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब नर बलि, मतलब आप इंसानों की भी बलि देखने को मिलती है। बट इंडिया में वो क्या है,
प्रोहिबिटेड है सर। बस कुछ कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। जैसे उड़ीसा में है शायद एक ट्राइब जहाँ पे ये नरबली देखने को मिलती है, पर वो आप गवर्नमेंट की वहां तक एक्सेस नहीं है, वो अपने अफेयर्स खुद देख रहे हैं, तो उनका इंटरनल अपन इंटरफेयर करते नहीं है, बट कल्चर में सुनने को मिलता है। ठीक है, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जब आप इक्वल नहीं मानोगे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा सर। ठीक है, चलिए इसी बारे में, ये मैंने पूरा बता दिया शुरू में आपको, इसी बारे में ये क्या है सर, चैप्टर है। अब इसमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लाइफ से जुड़ी एक स्टोरी शेयर करी है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को आप सभी लोग जानते हैं सर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये खुद जो थे महाराष्ट्र से थे सर, और महर कास्ट से थे। महर कौन सी कास्ट है सर? महर, जो उस समय महर कास्ट जो है, जो उस समय अनटचेबल मानी जाती थी महाराष्ट्र में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता जो थे वो सरकारी सेवा में थे, और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे इंसिडेंट लिखे हैं एक बुक में, उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। क्या नाम है? वेटिंग फॉर अ वीजा। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी मानी जाती है। इन्होंने वेटिंग फॉर अ वीजा, छोटी सी बुक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस किए। एक बार वो अपने पिता से मिलने जा रहे थे कोरेगांव। कहाँ जा रहे थे? कोरेगांव, महाराष्ट्र में है, भीमा कोरेगांव केस आपने सुना होगा। तो कोरेगांव जा रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, और वो 9 साल के थे और उनके भाई उनके साथ थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, उनके पास टिकट था, ट्रेन से उतरे, तो जहां वो उतरे थे वहां से कोरेगांव थोड़ा दूर था, तो जहां वो उतरे उनके पिता उनको लेने आने वाले थे। वो 9 साल के थे, और उनके पिता लेने के लिए नहीं आ पाए, किसी वजह से वो बीमार हो गए थे, तो उनका सर्वेंट भी नहीं आया, वो भी नहीं आए, तो बहुत देर वहां वेट कर रहे थे। अब क्योंकि ये थोड़े से क्या थे, रिलेटिवली ठीक ठाक थे, समृद्ध थे, तो इनके कपड़े अपड़े अच्छे थे, तो स्टेशन मास्टर जब इनसे मिला तो उसने समझ लिया कि ये शायद ब्राह्मण्स के बच्चे हैं, स्टेशन मास्टर ने। तो वो बहुत अच्छे से उनसे बात किया, ब्ला ब्ला सारी बातें करी। फिर बाद में उसने नॉर्मली पूछ लिया कि तुम्हारा कास्ट क्या है, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि हम महर हैं। तो महर जब उन्होंने बताया, तो उसके बाद उन्होंने, स्टेशन मास्टर ने उन्हें ढंग से बात नहीं करी, उनको छोड़ के वहां पे चला गया। जो तांगे वाले होते हैं, तांगे वाले जो वहां तक उनको ले जाते हैं, कोई तांगे वाला इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं था कि हम इनको नहीं बिठाएंगे, हम हमारी बग्गी को क्या नहीं करेंगे, पॉल्यूट नहीं होने देंगे, दूषित नहीं होने देंगे, क्योंकि इतना प्रेजुडिस था कास्ट बेस्ड। तो उनको कोई ले जाने के लिए भी तैयार नहीं। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं था, पानी पीने का पानी नहीं, खाने के लिए कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। फिर फाइनली किसी एक तांगे वाले को डबल पैसे इन्होंने दिए, तो तांगे वाले ने बोला कि ठीक है, तुम मेरे तांगे में आ जाओ, और फाइनली वो तांगे में गए आगे तक। वहां ये हो गया कि वो उनको दूसरे रास्ते से कहीं से ले जा रहा था, बहुत लेट हो गया। रात उन्होंने एक जगह रुकने के लिए क्या किया, प्रबंध किया, वो एक जगह रुके। वहां जहां वो रुके, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, कोई उनको पानी दे नहीं रहा था। पास में एक बहुत गंदी सी नदी थी सर। ठीक है, उस नदी में पशु मरे हुए पड़े हुए थे, और फाइनली उनको उस नदी से पानी पीने की जरूरत पड़ गई, और वो पीने वाले थे, बट उनके भाई ने उनको रोका कि नहीं, इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे या हम मर सकते हैं। उन्होंने फाइनली उससे पानी नहीं पिया। फिर अगले दिन सुबह तक उन्होंने पानी नहीं पिया। मतलब पानी पीने को लेकर कितनी बड़ी समस्या, और कोई पानी नहीं पिला रहा था सर। फाइनली फिर वो क्या हुए, वहां तक पहुंचे। तो ये कुछ घटनाएं उनके जीवन में हुई। ठीक है, इन घटनाओं ने उनके जीवन में बहुत अमिट छाप छोड़ी, और फाइनली वो अच्छा खासा पढ़े, और देखो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। तो ये एक स्टोरी इसमें दी हुई है। इसके अलावा छोटी मोटी और बातें की हुई, इसको आप जरूर पढ़ना, सेकंड चैप्टर को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस अगर पढ़ना है आपको भारत में, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। और वेटिंग फॉर अ वीजा लिख लो एक जगह, ये इनकी बुक का नाम है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनके जीवन का। पर उसमें ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने सिर्फ कहानियां लिखी है, उनके साथ जो इंसिडेंट हुए ना भेदभाव के, उन कहानियों को उन्होंने लिखा है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मतलब समानता के लिए स्ट्राइव करना, लड़ाई, मतलब समानता की लड़ाई लड़ना। ठीक है, इसी बारे में है। ये देखिए, ये क्या है, ये भारत का संविधान लिखने वाली क्या है, इंपॉर्टेंट लोग हैं जो संविधान में थे, संविधान वाली उसमें मेंबर, सारे नहीं है इसमें, पर कुछ है। पहचान सकते हो क्या किसी को?
ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये राधा कृष्ण सर्वपल्ली है, ये वो है क्या नाम, गोविंद वल्लभ पंत है शायद, और कौन है, और कुछ कुछ लोग पहचान में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, सारे नहीं है उसमें पर, ठीक है। ये आपकी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, शाम के बैच में अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, आई थिंक शाम के बैच में काफी लोग हैं आप में से, तो अभी प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और ये आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ये दोनों चैप्टर को क्या करेंगे सर, पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया, मेन एसेंस समझ आया ना डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है और डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। प्रिजुडिस समझ आया, स्टीरियोटाइप समझ में आया, इसका मतलब भारतीय समाज का एक चेहरा तो हमको समझ में आ गया सर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, कल हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, जो हमने आज पढ़ना था, ठीक है। ओके, बाय बाय, कीप स्टडिंग। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है सर? थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर। जी।